अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 361 से। व्हाट इज द कॉज ऑफ लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम द अल्टरनेटर। भाई अल्टरनेटर से कम वोल्टेज आउटपुट का कारण क्या है। अल्टरनेटर की जो वोल्टेज है आउटपुट वो कम हो गई है, उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है फॉल्टी रेगुलेटर, दोषपूर्ण रेगुलेटर यानी कि रेगुलेटर खराब है। बी है लूज माउंटिंग, माउंटिंग लूज हो चुकी है। सी है वोर्न आउट बियरिंग, बियरिंग घिस गई है। डी है लूज ड्राइव पुली, जो ड्राइव पुली वो ढीली हो गई है। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक लाइन लिखी, पहले ये पढ़ते हैं। लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम द अल्टरनेटर कैन स्टेम फ्रॉम द वेरियस इशू, यानी कि जो अगर हमारे अल्टरनेटर की वोल्टेज लो है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटर इटसेल्फ, भाई अल्टरनेटर की वजह से भी हो सकता है, वो खुद उसमें कोई खराबी हो, या वोल्टेज रेगुलेटर की वजह से हो सकता है, या बैटरी की वजह से हो सकता है। तो ये दो तीन कारण हो सकते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में ना तो अल्टरनेटर दिया गया है ना ही बैटरी दी गई है, यहाँ रेगुलेटर दिया गया है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्टी रेगुलेटर। यानी कि अगर वोल्टेज रेगुलेटर में फॉल्ट है, उसमें कोई दोष है, तो उसकी वजह से हमारे अल्टरनेटर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362। व्हाट कॉजेज चार्जेज एट हाई रेट इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में उच्च दर पर चार्ज होने का क्या कारण है। भाई अल्टरनेटर ना बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है हाई रेट पर, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है ओपन रेक्टिफायर सर्किट, जो रेक्टिफायर सर्किट है वो खुला हुआ है, ओपन है। बी ऑप्शन है ओपन फील्ड करंट, जो फील्ड करंट है वो ओपन है। सी ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग टू लो, जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसकी सेटिंग बहुत कम है। और डी है वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग टू हाई, जो वोल्टेज रेगुलेटर की सेटिंग बहुत अधिक है। तो यहाँ पर हाई रेट के बारे में कहा गया है अल्टरनेटर के, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग आर टू हाई। जब वोल्टेज रेगुलेटर की सेटिंग ही हाई है तो अल्टरनेटर का चार्जिंग भी क्या होगी, हाई रेट पर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। तो हाई रेट से टू हाई को आप रिलेट कर सकते हो ऐसे इस क्वेश्चन में, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ भी हाई रेट है और यहाँ भी जो सेटिंग है वो हाई कंडीशन पे है, हाई पे उसकी पोजीशन है। तो वोल्टेज रेगुलेटर की अगर सेटिंग हाई पर है तो अल्टरनेटर की जो रेट है चार्जिंग का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी दर भी क्या होगी, ऊंच होगी। डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लूज ड्राइव पुली इन द अल्टरनेटर। भाई अगर अल्टरनेटर की ड्राइव पुली ढीली है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है चार्जेज एट हाई रेट, चार्ज उच्च दर पर होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ड्राइव पुली लूज है तो चार्जिंग हाई रेट पे तो नहीं हो सकती। बी ऑप्शन है लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से वोल्टेज आउटपुट कम होगी, ये भी नहीं होगा। नो चेंज व्हेन इंजन इज रनिंग, अगर इंजन चल रहा है तो लूज ड्राइव पुली से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, परिवर्तन ही नहीं होगा, जी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अल्टरनेटर नॉइसी, अल्टरनेटर में शोर आ जाएगा, बिल्कुल ये हो सकता है। अगर ड्राइव पुली अल्टरनेटर की लूज है तो जो अल्टरनेटर है उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, उसमें से शोर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो बेल्ट है ड्राइव पुली की वो लूज है, वो ड्राइव क्या है, लूज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364। व्हाट कॉजेज नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग। इंजन चालू होने पर चार्ज न होने के क्या कारण हो सकते हैं। भाई इंजन तो चालू है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है ड्राइव बेल्ट लूज है, ड्राइव बेल्ट ढीली है। बी है शॉर्टेड रेक्टिफायर है। सी है स्टिकी रेगुलेटर है। डी है ब्रश इज नॉट सेटिंग प्रॉपर्ली, यानी कि ब्रश ठीक तरह से नहीं बैठी हुई है या अपनी पोजीशन पर नहीं है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा भाई ड्राइव बेल्ट लूज है। भाई इंजन तो चल रहा है लेकिन ड्राइव बेल्ट लूज है तो वो आगे पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है, क्योंकि बेल्ट लूज है, ढीली है, पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो चार्जिंग भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इंजन हमारा चला हुआ है लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है तो इन चार में से जो बेस्ट कारण है वो ये हो सकता है, ड्राइव बेल्ट लूज है, बेल्ट हमारी अगर ढीली है, पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, उससे इफेक्ट होगा, कम होगा और चार्जिंग नहीं होगी। तो ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 365। व्हाट इज द कलर ऑफ पायलट लैंप प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। वाहन में दिए गए पायलट लैंप का रंग क्या होगा। देखो जो पायलट लैंप है इस प्रकार से दिखते हैं, इनको हम इंडिकेटर लैंप भी कह सकते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी होता है, इंडिकेटर लैंप हम बाहर भी यूज करते हैं और पायलट लैंप हमारे जो डैशबोर्ड वगैरह वहां भी यूज करते हैं। भाई आगे लिखा हुआ प्राइमरली सर्व एज द विजुअल इंडिकेटर, ये विजुअल इंडिकेटर होते हैं जो ड्राइवर को बताते हैं कि जो व्हीकल के सिस्टम है
वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। यानी कि डैशबोर्ड पर ये यहाँ लगे होते हैं, वहां से हमें पता लग जाता है ब्रेकिंग सिस्टम ठीक है, सेंसर ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, अगर कार वगैरह में देखा है तो ऐसे सेंसर लगे होते हैं हर जगह, वो इंडिकेट करते हैं। तो उनको इंडिकेटर लैंप या पायलट लैंप भी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, जो इंडिकेटर लैंप वो दूसरे भी होते हैं जो गाड़ी को टर्न करते समय हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पायलट लैंप है उसके कलर बताए गए हैं कि कौन से होते हैं। तो ये भी अलग अलग कलर के होते हैं। ग्रीन होता है ये दिखाने के लिए कि वो सही अवस्था में ठीक है। येलो होता है कि उसमें थोड़ी बहुत खराबी है या सर्विसिंग की जरूरत है। रेड जब वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो अलग अलग कलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर हम ग्रीन पर टिक करेंगे, हरा, क्योंकि जब वो सही अवस्था में होता है तो वो कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। बी पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर अवस्था नहीं दी गई है, किस प्रकार का कलर कौन सी अवस्था में दिया गया। तो जनरल पूछा गया तो जनरली हम ग्रीन पर इस पर टिक करेंगे, तो बी पर टिक कर देंगे। इस आंसर को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 366, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्रंट इंडिकेटर लैंप। अब ये वो इंडिकेटर जो टर्न करते समय यूज किया जाता है भाई। फिर पूछा गया सामने के इंडिकेटर लैंप का रंग क्या होता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दी गई है, रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसमें जो आंसर दिया गया है वो है व्हाइट, बी पर टिक किया गया है। लेकिन जब भी आप कहीं सर्च करोगे या गाड़ी में एक्चुअल में देखोगे तो जो फ्रंट इंडिकेटर लैंप है व्हीकल का वो एम्बर कलर का होता है, एम्बर। और एम्बर कौन सा कलर होता है, जैसे येलो या ऑरेंज टाइप का, थोड़ा सा येलो इस प्रकार से दिखता है। मैंने समझाने के लिए फोटो ली है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए ऑरेंज पे जाएंगे, ऑरेंज पे टिक करेंगे। भाई अगर ऑरेंज नहीं दिया गया है, येलो दिया गया तो येलो पे टिक करेंगे। लेकिन येलो भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं, तो व्हाइट पर जा सकते हैं। हालांकि कुछ जगह रेस्ट्रिक्शन होती है, वहां पर येलो नहीं यूज करते, फ्रंट में व्हाइट भी यूज करते हैं। शायद इसीलिए हो सकता है पीडीएफ में ये बी पर टिक दिया गया है, बी इसका आंसर बताया गया है। तो वो अपना विवेक यूज करते हुए आप व्हाइट पे क्लिक कर सकते हो अगर पीडीएफ की हिसाब से जाना है। लेकिन अगर एक्चुअल में चेक करोगे या इंडिया में चेक करोगे कार वगैरह में, तो ऑरेंज पे भी जा सकते हैं, येलो पे भी जा सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि येलो और ऑरेंज, जिसको एम्बर कलर कहा जाता है, ये ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि व्हाइट भी यूज करते हैं लेकिन बहुत कम स्थानों पे। तो देख लेना इसका आंसर आप किस पीडीएफ के हिसाब से करोगे या मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 367, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लैशर वायरिंग सर्किट। फ्लैशर वायरिंग सर्किट में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताओ। भाई ये फ्लैशर सर्किट है, ये पूछा गया इस पार्ट का नाम क्या है। आप लोगों को पता होगा फ्लैशर वायरिंग सर्किट या जो दिया गया फ्लैशर होता क्या है। जब आप देखते हो बाइक में भी होता है, कारों में भी होता है, बड़ी गाड़ियों में भी होता है, जब ओवरटेक करता है कोई किसी व्हीकल को, तो वो ऐसे क्लिक करके लाइट ऑन ऑफ करता है, फ्लैश लगाता है, जिसको फ्लैश बोलते हैं, जो इंडिकेट करता है भाई मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मंदा हो जाइए। या उसको चौकन्ना करने के लिए नेक्स्ट आगे वाले ड्राइवर को वो फ्लैश दिया जाता है। तो वही है ये फ्लैशर सिस्टम। तो यहाँ पर देखो ये वो स्विच है जिसको आप जब ऐसे ऊपर करते हो इंडिकेटर को, तो वो मैच हो जाता है, करंट फ्लो करता है, तो फ्लैश लगती है। तो इसी का नाम पूछा गया है, ये क्या है। ऑप्शन आपके पास है बैटरी, तो ये बैटरी नहीं हो सकती। टू वे स्विच भी नहीं है। फ्लैशर यूनिट, यस ये फ्लैशर यूनिट तो है भाई, जो फ्लैशर वायरिंग सिस्टम में यूज की जाती है फ्लैश देने के लिए। तो फ्लैशर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, सी पर टिक करेंगे। फ्लैशर लैंप भी नहीं है, क्योंकि फ्लैशर लैंप तो व्हीकल के बाहर होता है। तो फ्लैशर यूनिट पे जाएंगे, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 368, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हेडलाइट। हेडलाइट का प्रकार क्या है। ये डायग्राम देकर आपको पूछा गया है कि किस प्रकार की हेडलाइट है। ऑप्शन आपके पास है सील्ड बीम हेडलाइट, बी है हेलोजन हेडलाइट, सी है एलईडी हेडलाइट और डी है डबल फिलामेंट हेडलाइट। भाई ये सभी हेडलाइट यूज की जाती है व्हीकल में। लेकिन इस डायग्राम में जो यहाँ पर ये लाइट दी गई है, इसको देख के आप बता सकते हो ये क्या है, हेलोजन हेडलाइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। आजकल एलईडी भी यूज करते हैं, सील्ड बीम हेडलाइट भी यूज की जाती थी। तो सभी तरह की लाइट यूज करते हैं, लेकिन सबके अलग अलग फायदे होते हैं। तो समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया। इस प्रकार की लाइट आपने देखी होगी, ये यहाँ पर अंदर लगी हुई है, इसी को बोलते हैं हेलोजन हेडलाइट। तो इसको देख के आप बता सकते हो कौन सी लाइट है, हेलोजन हेडलाइट है, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 369, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एलईडी। एलईडी का विस्तार क्या है, यानी कि एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आप सभी को पता भी होगा एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें वो डायोड यूज की जाते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका एक्सपेंशन होगा, फुल फॉर्म होगी। अब देख लेते हैं कहां पर है ये ऑप्शन में। ए है लॉन्ग इलेक्ट्रिकल डायोड, बिल्कुल भी नहीं। बी है लाइट इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, यहाँ भी नहीं होगा। सी है लाइट एमिटिंग डायोड, बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा, सी इसका आंसर है। आपने याद रखना है एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी यहाँ
वो डायोड यूज किए जाते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, रोशनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी था लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 370, व्हाट इज द गैस फिल्ड इन द सील्ड बीम हेडलाइट। जो सील बंद बीम हेडलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन गैस, बी है नाइट्रोजन गैस, सी है आर्गन गैस और डी है हमारी हाइड्रोजन गैस। देखो जो सील्ड बीम हेडलाइट होती है उसमें इनर्ट गैस यूज की जाती है। इनर्ट गैस का मतलब होता है डज नॉट रिएक्ट विद द हॉट फिलामेंट। भाई जब हमारी लाइट ऑन होती है तो लाइट का जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है, तो जो इनर्ट गैस होंगी वो रिएक्ट नहीं करेंगी इसके साथ, जिसकी वजह से वो जलता नहीं, खराब नहीं होता और हमारे जो बल्ब की लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है। तो कौन सी गैस यूज करते हैं, इनर्ट गैस। अब इन चारों में से इनर्ट गैस एक ही है, आर्गन गैस। तो याद रखना है जो सील्ड बीम हेडलाइट है उसमें आर्गन गैस यूज की जाती है। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि एक इनर्ट गैस है जो हॉट फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 371, व्हाट इज द टाइप ऑफ लाइट फिटिंग इन द व्हीकल। वाहन में लाइट फिटिंग का प्रकार क्या है। भाई ये जो लाइट है इसकी प्रकार पूछा गया, लाइट का पिक्चर दिया गई है और क्वेश्चन का मतलब है कि ये कौन सी लाइट है ये बताओ। भाई ए है कार्ट्रिज टाइप डोम लाइट, जी नहीं। बी है वेज बेस इंस्ट्रूमेंट लाइट, जी नहीं। सी है पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट नहीं है ये। डी है सील्ड बीम हेडलाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई याद रखना है ये डी पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल पूरी तरह सील पैक है और इसके अंदर एक लाइट लगी हुई है। हेलोजन लाइट मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, और ये अगर इस प्रकार से सील पूरी तरह सील्ड पैक हो तो उसको बोलते हैं सील्ड बीम हेडलाइट, और इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो आर्गन गैस भरी जाती है। पिछले क्वेश्चन में हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो लाइट दी गई है ये कौन से प्रकार की, हमारी सील्ड बीम हेडलाइट, डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 372, वेयर द रेड कलर इंडिकेटर लैंप आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। वाहन में लाल रंग के संकेतक लैंप कहाँ दिए जाते हैं। भाई जो रेड कलर का इंडिकेटर, अभी एक पिछला क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जो फ्रंट इंडिकेटर वो पूछा गया था उसमें व्हाइट पे टिक किया गया कि व्हाइट लाइट यूज की जाती है। अब है कि रेड कलर का इंडिकेटर कहाँ यूज किया जाता है। देखो फ्रंट साइड में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वायलेट लैंप की बात है नहीं है, इंडिकेटर लैंप की बात है जो टर्न करते समय यूज किया जाता है। साइड ऑफ द व्हीकल भी नहीं, तो रियर साइड पीछे की तरफ इसका आंसर होगा। जो पिछले जो इंडिकेटर लैंप होते हैं वो ज्यादातर हमारे यहाँ मैंने लिख दिया आइदर रेड और एम्बर येलो कलर के होते हैं, तो यहाँ पर येलो कलर तो है ही नहीं, सीधा रेड कलर पूछा गया है। भाई कौन से इंडिकेटर लैंप में यूज किया जाता है, तो सामने वाले नहीं होंगे, कौन से होंगे, जो पीछे वाले व्हीकल के पिछली साइड में जो इंडिकेटर है वो हमारे लाल कलर के हो सकते हैं, उनको यूज किया जाता है। तो डी इसका आंसर होगा। अगर रेड ना मिले, येलो ऑरेंज में से या एम्बर मिले तो भी हम कर सकते थे इसको रियर साइड, इसको फ्रंट साइड में भी यूज करते हैं येलो ऑरेंज को, और रियर में भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक रेड कलर पूछा गया तो रेड कलर को हम रियर साइड में ही ज्यादा यूज करते हैं। तो डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 373, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग साइड इंडिकेटर इन द व्हीकल। भाई वाहन में जो साइड के इंडिकेटर आते हैं उनको लगाने का फायदा क्या है, उनका यूज क्या है। ए है प्रिवेंट द एक्सीडेंट व्हाइल टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, बाएं या दाएं मुड़ते समय दुर्घटना को रोकते हैं। बी है प्रोवाइड द इफेक्टिव इल्यूमिनेशन, भाई प्रभावी रोशनी प्रदान करते हैं। सी है इंडिकेट द व्हीकल बिहाइंड, पीछे वाले वाहन को इंगित करते हैं। डी है प्रोवाइड द इनफ विजिबिलिटी, पर्याप्त दृश्यता प्रदान करते हैं। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है भाई, जो साइड के इंडिकेटर हैं व्हीकल में वो क्या करते हैं, प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल टर्निंग लेफ्ट एंड राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए तो दिए जाते हैं भाई साइड में इंडिकेटर, इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो रोड पे और वाहन है उनके ड्राइवर को पता लग जाए कि भाई जब कोई इंडिकेटर दे देगा तो ये व्हीकल लेफ्ट या राइट मुड़ रहा है। साइड इंडिकेटर इसीलिए होते हैं, तो ये टर्न करते समय बता देते हैं आगे और पीछे वाले जो व्हीकल उसके ड्राइवर को, जिससे हमारे एक्सीडेंट प्रिवेंट होते हैं, दुर्घटना रुक जाती है, दुर्घटना रोकने में मदद करते हैं। तो प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 374, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉर्नरिंग लाइट इन द व्हीकल। वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग क्या है। जो कॉर्नरिंग लाइट है आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये हमारी कार है, ये अब टर्न करेगी भाई, ये जो इधर वाला जो हिस्सा है, ये जो इधर रोशनी दिखाई गई है, ये कॉर्नरिंग लाइट की वजह से ही है। क्या है ये, जो कॉर्नरिंग लाइट नहीं होती तो यहाँ पर ये रोशनी भी नहीं होती। अब यहाँ पर कोई मान लिया बाइक है तो इस कॉर्नरिंग लाइट की वजह से हमें दिख जाएगी मुड़ते समय, तो ये भी दुर्घटना से बचाव करती है। जो ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट है जो सामने इस सामने वाली लाइट में नहीं दिखेंगे उसको दर्शाती है, भाई ये दिखाती है, दुर्घटना से बचाती है। अब देखते हैं ऑप्शन में,
ए है प्रोवाइड द इंटीरियर इल्यूमिनेशन, ये तो बाहर की तरफ होती है, इंटीरियर का तो काम ही नहीं, गलत है। हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग द बैंड, मोड के दौरान अंधे स्थान को उजागर करना, बिल्कुल भाई, ये क्या कर देती है, हाईलाइट कर देती है, उसको भी रोशन कर देती है ब्लाइंड स्पॉट को जब हम टर्न करते हैं, बैंड करते हैं तो अपने व्हीकल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी पर टिक करें। सी ऑप्शन दी इंडिकेट ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल, वाहन के पीछे यातायात को इंगित करेंगे, नहीं। प्रोवाइड द एनफ विजिबिलिटी टू द ड्राइवर, चालक को पर्याप्त दृश्यता प्रदान करेंगे, ये भी नहीं आंसर होगा। सिंपल सा है, डायग्राम देख के समझ में आ भी गया होगा। जब हम बैंड करते हैं या बैंड की जगह टर्न लिखा जाए, टर्न करते हैं तो जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो दिखाने के लिए वहां पर भाई कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई दूसरा व्हीकल तो नहीं है, कोई बाइक या कार तो नहीं है, उस ब्लाइंड स्पॉट को दिखाने का इसका पर्पस होता है कॉर्नरिंग लाइट का, तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 375 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, which type of headlight provide 25% more light than the sealed beam headlight, किस प्रकार की हेडलाइट सील बंद बीम हेडलाइट की तुलना में 25% अधिक रोशनी प्रदान करती है। यहाँ ये पूछा गया भाई सील्ड बीम हेडलाइट होती है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, उससे 25% ज्यादा रोशनी कौन सी टाइप की लाइट देती है। ऑप्शन आपके पास है नियॉन टाइप हेडलाइट, बी है हेलोजन हेडलाइट, सी है एलईडी टाइप हेडलाइट और डी है एलसीडी टाइप हेडलाइट। तो याद रखना भाई जो सील्ड बीम हेडलाइट है इससे 25% लगभग 25% ज्यादा रोशनी कौन सी देती है लाइट, हमें हेलोजन हेडलाइट देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25% पूछा गया इसलिए हमारा आंसर हेलोजन है, लेकिन ये पूछता है कि ज्यादा प्रकाश कौन देते, तो एलईडी पे हम जा सकते थे, लेकिन यहाँ 25% मोर देन सील्ड बीम पूछा गया है, तो इससे 25% ज्यादा रोशनी कौन सी दे सकती है, हमें हेलोजन हेडलाइट देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 376, Which type of lights provide maximum brightness in the shorter time, किस प्रकार की लाइट कम समय में अधिकतम चमक प्रदान करती है। ऑप्शन आपके पास है एलईडी लाइट, एलसीडी लाइट, हेलोजन लाइट या नियॉन लाइट। तो जो पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि जो एलईडी लाइट अगर प्रकाश की बात करें सबसे ज्यादा कौन देता है, सबसे ज्यादा चमक कौन देता है और वो भी कम समय में, वो होती हमारी एलईडी लाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एलईडी की फुल फॉर्म भी आई थी क्वेश्चन में, ये भी आपको पता होना चाहिए, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 377, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग पिन प्रोवाइडेड इन द बल्ब केस, बल्ब केस में दिए गए इंडेक्सिंग पिन का उद्देश्य क्या होता है, जो इंडेक्सिंग पिन होती है वो क्यों प्रोवाइड की जाती है बल्ब केस के अंदर। ए ऑप्शन है भाई आपके पास कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को पूरा करने के लिए, जी नहीं, सर्किट ऑलरेडी पूरा होता है। बी है रिटेन द बल्ब इन द सॉकेट, बल्ब को सॉकेट में रखने के लिए, बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो इंडेक्सिंग पिन होती है उसका उद्देश्य होता है जब आप बल्ब लगाते हो सॉकेट में तो वो आसानी से उसके अंदर रुक जाए, रिटेन हो जाए, भागे ना, गिरे ना, या जब आप फिट करना चाहो तो एग्जैक्ट पोजीशन पे, सही पोजीशन पे सिक्योर हो जाए और फिट हो जाए, यही उद्देश्य होता है इंडेक्सिंग पिन को प्रोवाइड करने का। आपने देखे होंगे इस प्रकार से पिन लगी होती है बल्ब केस के अंदर, तो इसका काम होता है रिटेन द बल्ब इन द सॉकेट, बल्ब को सॉकेट में बनाए रखता है। प्रिवेंट डैमेज टू द लाइट, लाइट को डैमेज से भी नहीं बचाता। फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, आसान पहचान के लिए, जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 378, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल रेड लैंप ऑफ 24 वाट फिटेड एट द रियर, पीछे लगे 24 वाट के एक लाल लैंप का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन आपके पास हैं, प्रोवाइड द इनफ विजिबिलिटी, पर्याप्त दृश्यता प्रदान करने के लिए। बी है गिव द इंडिकेशन द ट्रैफिक बिहाइंड, पीछे की ट्रैफिक को संकेत देने के लिए। सी है हेल्प ड्राइवर टू सी फुल विड्थ ऑफ द रोड, ड्राइवर को सड़क की पूरी चौड़ाई देखने में मदद करता है। डी है प्रोवाइड द इंटीरियर इल्यूमिनेशन, आंतरिक रोशनी प्रदान करने के लिए। भाई जो सिंगल रेड लैंप लगा होता है 24 वाट का पिछले साइड में, उसका काम होता है ड्राइवर की हेल्प करना। टू सी द फुल विड्थ ऑफ द रोड, ड्राइवर को सड़क की पूरी चौड़ाई देखने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी पर टिक करेंगे। हालांकि सिंगल रेड लैंप है, जो पीछे वाली ट्रैफिक है, जो व्हीकल पीछे है उसके उनके ड्राइवर को भी संकेत देता है भाई आगे आपका व्हीकल है या उसकी विड्थ कितनी है। एज ए टेल लाइट भी ये उपयोग किया जाता है, लेकिन पीडीएफ में यही आंसर दिया तो हम इस पे भी जा सकते हैं क्योंकि ये भी काम होता है हमारे लैंप का। तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, व्हाट इज द यूज ऑफ टेल लाइट, जो टेल लाइट होती है उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन आपके पास इंडिकेशन टू द व्हीकल बिहाइंड, पीछे वाले वाहन को संकेत देने के लिए। बी है इंडिकेशन टू स्लोइंग डाउन, धीमा होने का संकेत है। सी है प्रोवाइड द इंटीरियर इल्यूमिनेशन, आंतरिक रोशनी प्रदान करता है। डी है प्रोवाइड द इनफ विजिबिलिटी, पर्याप्त दृश्यता प्रदान करता है। तो टेल लाइट के बारे में मैंने यहाँ लिख भी दिया और आसान है, टेल लाइट का सबको पता है।
टेल लाइट इज डिजाइन टू इंडिकेट द प्रेजेंस एंड विड्थ ऑफ द व्हीकल टू द अदर रोड यूजर। भाई जब स्पेशली जब धुआं है, धुंध है या फोग है, तो उस टाइम पे पीछे वाले व्हीकल को ये पता लग जाए कि आगे मेरे कोई व्हीकल है और उस व्हीकल की कितनी चौड़ाई, क्योंकि दोनों साइड लाइट होती है, पता लग जाए दोनों उसकी चौड़ाई कितनी है, ताकि ओवरटेक करने में या उसको जब वो क्रॉस करेगा तो उसमें मदद मिल सके पिछले वाले वाहन को। ये काम होता है टेल लाइट का। तो ऑप्शन में कहा है ये इंडिकेशन टू द व्हीकल बिहाइंड, पीछे वाले वाहन को संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये संकेत देता है, वो बताता है व्हीकल की चौड़ाई के बारे में और उसकी प्रेजेंस के बारे में, वो रोड पे है, चल रहा है उसके व्हीकल। अगर ये ना हो तो कुछ अंधेरे में या फोग वाली सिचुएशन में पता नहीं लगता और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो टेल लाइट हमारे जो पीछे व्हीकल है, पीछे वाले वाहन को संकेत देने के लिए प्रयोग की जाती है। ये पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा 380, विच लाइट गिव इंडिकेशन टू द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल फॉर स्लोइंग डाउन। भाई कौन सी लाइट वाहन के पीछे चल रहे ट्रैफिक को धीमा करने का संकेत देती है। ऑप्शन है आपके पास स्टॉप लाइट, बी है फॉग लाइट, सी है डोम लाइट और डी है हमारी हेड लाइट। भाई जो पीछे वाली ट्रैफिक है, अगर आप वाली व्हीकल जो आगे चल रहा व्हीकल वो ब्रेक लगाता है, स्लो करता है, तो पीछे भी इंडिकेशन जाता है कि आगे वाली जो व्हीकल है वाहन उसने ब्रेक लगा ली, आप भी थोड़ा सा धीमा कर लो। तो कैसे पता लगता है? स्टॉप लाइट से पता लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ट्रैफिक को धीमा करने वाला जो संकेत दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्टॉप लाइट के द्वारा दिया जाता है। देखो वैसे भी हेडलाइट तो आगे यूज की जाती है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। डोम लाइट व्हीकल के अंदर यूज की जाती है, ये भी आंसर नहीं है। फॉग लाइट भी सामने फ्रंट में यूज की जाती है, ये भी आंसर नहीं था। तो स्टॉप लाइट इंडिकेट करती है भैया व्हीकल को कैसे मंदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381, विच लाइट प्रोवाइड द इफेक्टिव इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग द स्नोफॉल। बर्फबारी के दौरान कौन सी लाइट प्रभावी रोशनी प्रदान करती है? ये बताना भाई बर्फबारी में कौन सी लाइट प्रभावी रोशनी प्रदान करती है। स्नो फॉल की जगह यहाँ पर फॉग भी हो सकता है, जैसे धुंध वगैरह होती है, तब भी सी का लाइट का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है हेडलाइट, बी है पार्किंग लाइट, सी है फॉग लाइट और डी है हमारी स्टॉप लाइट। तो स्टॉप लाइट तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि अभी देखा था हमने स्टॉप लाइट का काम होता है पीछे वाले वाहन को ये बताना कि थोड़ा धीमा कर लो। फॉग लाइट इसका आंसर हो जाएगा। फॉग लाइट क्योंकि यूज की जाती है फॉग वगैरह में, धुंध में और स्नोफॉल में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। सी पर टिक करेंगे। पार्किंग लाइट पार्किंग में यूज की जाती है, हेडलाइट सामने रोशनी के लिए यूज किया, तो ये भी आंसर नहीं था। तो फॉग लाइट इसका आंसर रहेगा। भाई इसका प्रयोग किया जाता है, ये रोशनी कब प्रदान करती है? जब स्नोफॉल में हम व्हीकल को चला रहे हैं या धुंध में चला रहे हैं, जैसे सर्दियों में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 382, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डोम लाइट सर्किट। जो डोम लाइट सर्किट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका समझाने के लिए मैंने डोम लाइट के बारे में यहाँ लिखा है एक लाइन, इसको भी समझ लीजिए। और डोम लाइट ऐसे होती है, अंदर लगी होती है, आप देख सकते हो, व्हीकल में आपने देखी भी होगी, तो इससे आपको पता भी लग गया होगा आंसर। मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। द पर्पज ऑफ द डोम लाइट सर्किट इज टू प्रोवाइड द इल्यूमिनेशन। भाई रोशनी प्रोवाइड करता है किसको? इनसाइड द व्हीकल, कैबिन, कैबिन के अंदर रोशनी प्रदान करने के लिए डोम लाइट का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरली फॉर द बेनिफिट ऑफ पैसेंजर, जो अंदर उसके पैसेंजर है, वो अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या अंदर उसको कुछ थोड़ा सा काम करना है तो वो लाइट ऑन कर सकता है। ये पर्पज होता है डोम लाइट का। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पैनल बोर्ड गेज इंडिकेशन, जी नहीं, वो दूसरी लाइट होती है। बी है इंटीरियर इल्यूमिनेशन, आंतरिक रोशनी, यस, जो आंतरिक रोशनी है उसके लिए प्रयोग किया जाता है डोम लाइट सर्किट का। तो बी पर टिक करेंगे। और इस प्रकार की लाइट आपने देखी भी होगी, अंदर लाइट को ऑन करते हैं स्पेशली जब लो लाइट कंडीशन हो, जैसे कि अंधेरा है, रात के समय इसका प्रयोग किया जाए। सी ऑप्शन थी यूज्ड फॉर पार्किंग व्हीकल ऑन द रोड, ये भी आंसर नहीं था। प्रोवाइड द इनफ विजिबिलिटी टू द ड्राइवर, ड्राइवर को विजिबिलिटी नहीं, वे बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ लगी होती है। तो ये इंटीरियर इल्यूमिनेशन के लिए यूज की जाती है डोम लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 383, विच सर्किट प्रोवाइड मिनिएचर बल्ब टू नो द वर्किंग गेज। भाई कौन सा सर्किट कार्यशील गेज जानने के लिए लघु बल्ब प्रदान करता है? यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर देता हूं। भाई कौन से बल्ब या कहां वो बल्ब यूज किए जाते हैं? हमारे व्हीकल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग गेज हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन के बारे में वो बताते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है पैनल लाइट सर्किट, बी है हेडलाइट सर्किट, सी है पार्किंग लाइट सर्किट और डी है हमारा स्टॉप लाइट सर्किट। तो इसको समझाने के लिए मैंने लाइन लिखी है, वो पढ़ते हैं। मिनिएचर बल्ब आर ऑफन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल पैनल और डैशबोर्ड लाइटिंग। जो मिनिएचर बल्ब होते हैं ये किसका पार्ट होते हैं? हमारे पैनल का और डैशबोर्ड की लाइटिंग का। ये क्या बताते हैं? आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग द विजुअल फीडबैक ऑन द वेरियस सिस्टम स्टेटस। जो वेरियस सिस्टम है व्हीकल के, वो काम कर रहे हैं, वर्किंग में या खराब है, उसकी इंडिकेशन देते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। भाई ग्रीन है तो इसका मतलब ओके है, येलो है तो उसको सर्विसिंग की जरूरत है, और रेड हो जाए तो इसका मतलब वो
पार्ट या वो सिस्टम डैमेज है, तो ये पैनल पे होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पैनल लाइट सर्किट आएगा भाई, ए पर टिक करेंगे, पैनल लाइट सर्किट इसका आंसर हो जाएगा, ए पर टिक करना है। हेडलाइट वैसे भी हम व्हीकल के सामने यूज करते हैं, ये आंसर नहीं होगा। पार्किंग के लिए करते हैं पार्किंग लाइट का प्रयोग, स्टॉप लाइट का प्रयोग करते हैं वाहन को जब धीमा करते हैं तो पीछे वाले वाहन को ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारा वाहन धीमा हो गया है। तो यहाँ पर जो मिनिएचर बल्ब है वर्किंग गेज के बारे में बताता है या वर्किंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है, जो गेजेज हैं, सेंसर है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्किंग में है या नहीं उनके बारे में बताता है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है, किसका पार्ट होता है, पैनल लाइट सर्किट का। तो ये सर्किट वो प्रोवाइड करता है, ये पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 384, व्हाट इज द यूज ऑफ टू स्मॉल लैंप फिटेड एट द फ्रंट एंड द रियर ऑफ द व्हीकल। भाई वाहन के आगे और पीछे लगे दो छोटे लैंप है, उनका क्या उपयोग होता है, क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन आपके पास है यूज्ड फॉर द विजिबिलिटी, दृश्यता के लिए उपयोग किया जाता है। बी है प्रोवाइड द इल्यूमिनेशन, रोशनी प्रदान करना। सी है यूज्ड फॉर द पार्किंग ऑन द रोड, सड़क पर पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। और डी है प्रोवाइड द कॉशन टू द ड्राइवर, चालक को सावधानी प्रदान करता है। तो जो दो छोटे लैंप यूज किए जाते हैं आगे और पीछे, उनका काम होता है भाई यूज्ड फॉर द पार्किंग ऑन द रोड। अगर व्हीकल को पार्क करना पड़ जाए रोड को तो इनको ऑन कर सकते हैं, और ये इंडिकेशन होता है दूसरे जो वाहन वहां से गुजर रहे होते हैं भाई इसमें कुछ खराबी है या ये पार्किंग में है, कुछ काम कर रहा है, तो साइड में लगा के पार्किंग ये लाइट ऑन कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूज्ड फॉर पार्किंग ऑन द रोड, सड़क पर पार्किंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो छोटे लैंप होते हैं आगे और पीछे वाहन में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 385, Which lighting circuit provide with the dip and the dim switch। कौन सा प्रकाश सर्किट डिप और डिम स्विच के साथ प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है पार्किंग लाइट सर्किट, बी है हेडलाइट सर्किट, सी है पैनल लाइट सर्किट और डी हमारा फॉग लाइट सर्किट। अब इसको समझाने के लिए मैंने लाइन लिखी, वो पढ़ते हैं पहले। द डिम एंड डिप स्विच, जिसको हम डिपर स्विच भी कहते हैं भाई, इज द सेफ्टी फीचर इन द व्हीकल। हेडलाइट एक सेफ्टी फीचर होता है। इट अलाउ द ड्राइवर टू टेम्परली reduce the intensity of the headlight when approaching the another vehicle, thus minimizing the glare of the other driver। तो जो डिपर होता है, नाम से भी पता लग गया होगा डिपर का प्रयोग कब किया जाता है, जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। डिपर जिसको हम डिम या डिप स्विच भी कहते हैं, उसको दबाते हैं, जिससे हमारे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ी डाउन हो जाती है, जिससे सामने वाला जो व्हीकल है, चाहे बाइक पे है चाहे कार में है, उसको जो हमारा चमक थी हमारी गाड़ी की वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है, उसको साइड में रोड की जो स्थिति है वो पता लग जाता है, जिससे एक्सीडेंट बच जाते हैं। तो इसको डिपर स्विच कहा जाता है भाई, डिपर का प्रयोग करते हैं और ये करना भी चाहिए। कई बार आपने देखा हो रात में आप अगर कार में और सामने से बाइक आ रही है और आपने डिपर का प्रयोग नहीं किया तो आपकी लाइट बिल्कुल सामने वाले ड्राइवर को, बाइक के ड्राइवर को स्पेशली बिल्कुल अंधा कर देती है, उसको साइड में पता भी नहीं लगता कि रोड के साइड में क्या है, तो उससे दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो डिपर का प्रयोग हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ लगा होता है, हेडलाइट सर्किट में प्रोवाइड किया जाता है, वहां लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामने ये हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये डायग्राम दिया गया है भाई, सिंपली ये पूछा गया है इस उपकरण का नाम क्या है और इसको हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। उपकरण का नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है कंप्रेसर, बी है कंडेंसर, सी है रिसीवर और डी है इवेपोरेटर। तो ये जो पार्ट है देखते ही पता लग गया होगा ये क्या है, कंप्रेसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद भी रखना है ये कंप्रेसर है भाई। और कंप्रेसर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट होता है, ये कह सकते हैं ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हार्ट होता है, दिल होता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कंप्रेसर कंप्रेस करता है, इसका काम होता है जो रेफ्रिजरेंट है जिसकी वजह से एसी, जिस पर एसी काम करती है, उसको सर्कुलेट करना और उसको प्रेशर के साथ कंप्रेस करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो कंप्रेसर एक मुख्य पार्ट होता है एसी का और दिखने में ये ऐसा होता है। अगर ये पिक्चर आ जाए पेपर में तो इसको देखते आपको पता लग जाना चाहिए क्या है, कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 387, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डिवाइस का नाम क्या है, ये फिर दोबारा फिगर दी गई है, इस फिगर को देख के आपने बताना ये क्या है, इस डिवाइस का नाम बताना है। ए है भाई आपकी मैग्नेटिक क्लच, बी है कंडेंसर, सी है रिसीवर और डी है हमारी एक्सपेंशन वाल्व। तो ये ना तो एक्सपेंशन वाल्व है, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखना ये एक्सपेंशन वाल्व कैसे होती है। ये रिसीवर भी नहीं है, कंडेंसर भी आगे आएगा क्वेश्चन में, तो उसको देख के आप बता सकते हो ये कंडेंसर नहीं है, कंडेंसर कैसा होता है। तो एक ही ऑप्शन बचती है मैग्नेटिक क्लच, ये चुंबकीय क्लच है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
और इस मैग्नेटिक क्लच का, चुंबकीय क्लच का काम क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पढ़ सकते हो। मैग्नेटिक क्लच एक्ट एज द स्विच, ये एक तरह का स्विच होता है, विच एंगेज एंड डिसएंगेज द कंप्रेसर अलाउइंग इट टू टर्न ऑन एंड ऑफ फ्रॉम द इंजन पावर। यानी कि जब आप इंजन से कंप्रेसर को जोड़ना चाहते हैं, यानी कि आप जब आपको एसी की जरूरत होती है तो आप प्रेस करते हो, तो ये जो क्लच है कंप्रेसर को एंगेज कर देती है हमारी इंजन की पावर के साथ। और जब आपको एसी की जरूरत नहीं होती, आप एसी को ऑफ कर देते हो, तो ये क्लच क्या करती है, हमारी एसी के कंप्रेसर को हमारे इंजन की पावर से काट देती है, डिसएंगेज कर देती है। तो एक तरह से स्विच का काम करता है कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये था, ये हमारी क्लच और कौन सी, मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 388, व्हाट इज द नेम ऑफ द एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का नाम बताओ। ये इस क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था, ये जो पार्ट दिया गया है इस पार्ट का नाम बताओ। ऑप्शन आपके पास है कंप्रेसर, बी है रिसीवर, सी है कंडेंसर और डी है ब्लोअर। कंप्रेसर आप देख चुके, ये तो नहीं होगा, आपने याद रखना है ये जो पार्ट है ये हमारा कंडेंसर, जिसका काम होता है एसी के रेफ्रिजरेंट की हीट को रिमूव करना। या मैंने लिख भी दिया, कंडेंसर रिमूव द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो कंडेंसर क्या करता है, हमारे रेफ्रिजरेंट, एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी हीट को रिमूव करके एनवायरनमेंट में बाहर भेजता है। तो ये भी मुख्य पार्ट होता है। तो सी पर टिक करेंगे। इस पार्ट को देख लो, तो इस प्रकार से इसमें ये पाइप्स लगी होती है ठंडा करने के लिए, रेडिएटर की तरह ये दिखता है कि ये कंडेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 389, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस का नाम बताओ। ये डिवाइस भी हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज की जाती है, इसका नाम भी बताना है आपने। ऑप्शन आपके पास है इवेपोरेटर, बी कंडेंसर, सी ब्लोअर और डी हमारी एक्सपेंशन वाल्व। तो भाई ये याद रखना, ये है हमारी एक्सपेंशन वाल्व जो कि एसी में यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाएगा और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हीट रूम की है जिसको उसने बाहर निकालना है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व है, तो ये भी आपने याद रखना। तो सभी पार्ट भाई जो एसी के सभी पार्ट हैं, इवेपोरेटर कैसा होता है वो आगे आएगा, कंडेंसर कैसा होता है, ब्लोअर कैसा होता है, एक्सपेंशन वाल्व कैसे होती है, क्लच कैसी होती है, ये सारे डायग्राम आप याद कर लो, कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 390, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास वही है, कंडेंसर, इवेपोरेटर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व। देखो एक्सपेंशन वाल्व आप देख चुके, ये नहीं होगा, ये रिसीवर भी नहीं है, कंडेंसर भी पिक्चर आपने देख चुके, कंडेंसर भी नहीं है। तो ये क्या हमारा इवेपोरेटर है, इसको भी आपने याद रखना है। तो ये क्या है, इवेपोरेटर। फंक्शन क्या होता है, द इवेपोरेटर फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द हीट। भाई हीट को एब्जॉर्ब करना कहां से, जो इंडोर एयर होती है, जहां जिस सराउंडिंग को आपने ठंडा करना, वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा रेफ्रिजरेंट की मदद से, और इवेपोरेट होके जो अंदर वाली एयर है उसको ठंडा कर देगा। ये काम होता है हमारे इवेपोरेटर का। नाम से पता लग रहा है इवेपोरेटर, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस एयर को आपने ठंडा करना है, जिस कमरे को आपने ठंडा करना वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर देगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, बी पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो, यानी कि वीडियो नंबर 27। इससे पहले हम 26 वीडियो कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने पहले वाली 26 वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और जो बच्चा आज हमारे चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जब आप लिखोगे टेलीग्राम पर ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा तो मेरे लोगों से पहचान लोगे, तो लोगों को देख के आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम सारी अपडेट डालते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर देना। तो अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारी आज की वीडियो हमारे क्विज के क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं पिछली वीडियो से, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस का नाम बताओ। भाई ये डिवाइस है, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज की जाती है, इसका आपने नाम बताना। पिछली वीडियो में हमने ये किया था। ऑप्शन आपके पास इवेपोरेटर, बी है कंडेंसर, सी है ब्लोअर और डी हमारी एक्सपेंशन वाल्व। तो ये क्या है, कौन सा अपरेटस है जो एसी में यूज किया जाता है, कमेंट करके बताओ आपके आंसर का ए, बी, सी या डी क्या आंसर होगा। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जैसे कि हर बार करते हैं, इस बार भी कमेंट करके जरूर आंसर देना, ताकि आपको और मुझे पता लग जाए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन 391 से। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस का नाम बताओ। ये जो पिक्चर है इसको देख के आपने बताना ये कौन सी डिवाइस है।
ऑप्शन ए है आपके पास एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, परिवेश तापमान सेंसर है। बी है थर्मोस्टेटिक स्विच, सी है एक्सपेंशन वाल्व और डी है हमारा सर्वो मोटर। तो भाई इस क्वेश्चन में जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है ये आगे आएगा क्वेश्चन में, आप वहां से देख सकोगे, ये नहीं है इसका आंसर। एक्सपेंशन वाल्व हमने पिछली वीडियो में देख ली थी, वो भी नहीं है, और सर्वो मोटर ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। तो ये है हमारा थर्मोस्टेटिक स्विच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी पर टिक करेंगे। ये थर्मोस्टेटिक स्विच है और इसका काम क्या होता है भाई? थर्मोस्टेटिक स्विच का फंक्शन क्या होता है? इज टू रेगुलेट द टेम्परेचर बाय ऑटोमेटिकली टर्निंग अ हीटिंग और कूलिंग सिस्टम ऑन एंड ऑफ बेस्ड ऑन द प्री सेट टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। यानी कि जो टेम्परेचर लिमिट आपने एक बार सेट कर दी, मान लिया 20 डिग्री से लेकर मान लेते हैं 50 डिग्री आपने सेट कर दी, तो हमारे सिस्टम को क्या करेगा, जब भी हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री पर डाउन आ जाएगा तो उसको, अगर हमारा हीटिंग करने वाला अपरेटस है तो उसको ऑन कर देगा और वो हीट करके हमारी उस सराउंडिंग को कहां तक ले जाएगा? 50 डिग्री तक ले जाएगा, और 50 डिग्री पर जाके क्या कर देगा? कट कर देगा, दोबारा उसको बंद कर देगा। फिर दोबारा वापस आएगा टेम्परेचर डाउन हो गया 20 डिग्री, तो दोबारा फिर ऑन कर देगा। इसी प्रकार अगर एसी में बात करें भाई, मान लिया हमारे एसी का टेम्परेचर हो जाता है, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो उसको ऑन कर देगा ताकि उसको डाउन कर सके। और आपने डाउन वाला टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है तो 18 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद उसको ऑफ कर देगा। यानी कि ये ऑन ऑफ करता है जो भी टेम्परेचर लिमिट हमने सेट कर रखी है उस सिस्टम के लिए। या इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर पानी का गीजर आपने देखा होगा भाई, वो गर्म हो जाएगा मान लिया 70 डिग्री तक, उसके बाद ऑटोमेटिक वो बिजली को कट कर देगा। यानी कि थर्मोस्टेटिक स्विच इस प्रकार का स्विच है जो आपके टेम्परेचर लिमिट में, टेम्परेचर रेंज में ऑन ऑफ का काम करता है। तो ये एसी में भी यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेटिक स्विच। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 392, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट R134A? रेफ्रिजरेंट R134A का क्वथनांक बिंदु क्या है? ऑप्शन आपके पास है 20.5 डिग्री सेल्सियस, बी है 22 डिग्री सेल्सियस, सी है 26.5 डिग्री सेल्सियस और डी है 27.8 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेफ्रिजरेंट 134A होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट का क्वथनांक बिंदु होता है 26.5 डिग्री सेल्सियस, आपने याद रखना। और भाई ये ऑप्शन में पता नहीं क्यों नहीं दिया माइनस में, ये माइनस में होता है भाई। अगर ऑप्शन में दोनों हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पे जाएंगे। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -26.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना माइनस में बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी की वजह से जो उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और ये कूलिंग रेट अच्छा प्रोवाइड करता है। तो याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का कितना हो जाएगा? -26.5 डिग्री सेल्सियस। अगर माइनस ना दे रखा हो तो 26.5 डिग्री सेल्सियस पे भी टिक करके आ सकते हो। तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393, what should be the high air flow rate permitted while doing the performance checking in the automobile AC system? ऑटोमोबाइल AC सिस्टम में प्रदर्शन जांच करते समय अनुमत उच्च वायु प्रवाह दर क्या होनी चाहिए? भाई आप आपके जो ऑटोमोबाइल उसके AC सिस्टम की चेकिंग कर रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक है या कि नहीं, तो उस वक्त जो एयर फ्लो होता है उसका रेट कितना परमिट किया गया है, ये भी आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में 4 kg पर मिनट दे रखा है, 6 kg पर मिनट, 8 kg पर मिनट और डी है 10 kg पर मिनट। लेकिन जो परमिटेड वैल्यू है वो क्या है हमारी? 8 kg पर मिनट। इतनी एयर का रेट हो सकता है चेकिंग करते समय, 8 किलो पर मिनट। 1 मिनट में 8 किलो एयर अंदर जो फ्लो रेट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये परमिटेड है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी पर टिक करेंगे, डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 394, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम? ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम के उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताओ। ये डायग्राम दिया गया भाई, आपने इस उपकरण का नाम बताना है। ऑप्शन ए थर्मोस्टेटिक स्विच, थर्मोस्टेटिक स्विच आप देख चुके हो पिछले क्वेश्चन में, तो ये नहीं होगा। बी है एक्सपेंशन वाल्व, ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ये भी नहीं है। सी है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, परिवेश तापमान सेंसर, बिल्कुल यही इसका आंसर भी होगा। सी पर टिक करेंगे। और डी ऑप्शन इवेपोरेटर थे, ये भी आप देख चुके, ये इवेपोरेटर भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचती थी एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, परिवेश तापमान सेंसर। तो ये भाई हमारा टेम्परेचर सेंसर है। और एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? इट्स यूज्ड टू मेजर द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। जो सराउंड एसी के सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसको मेजरमेंट करने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है और दिखने में ऐसा होता है। तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 395, Which is not the part of the servo motor assembly? सर्वो मोटर असेंबली का कौन सा भाग नहीं है? इन चार में से आपने बताना है ये सर्वो मोटर का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास गियर रिडक्शन यूनिट,
बी है नॉर्मल डीसी मोटर, सी है पोजीशन सेंसर और डी है एक्सपेंशन वाल्व। देखो भाई, मान लिया इस क्वेश्चन का आपको पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व, विस्तार वाल्व, ये किस में यूज होती है भाई? एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होती है। तो ये सर्वो मोटर का पार्ट नहीं है, ये एसी का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी पर टिक कर देंगे बिना बाकी ऑप्शन देखे, सोचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ सर्वो मोटर असेंबली के पार्ट पूछे गए थे, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व किसका पार्ट होता है? एसी का पार्ट होता है। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व। इसका मतलब है गियर रिडक्शन यूनिट, नॉर्मल डीसी मोटर और पोजीशन सेंसर किसके पार्ट है? सर्वो मोटर असेंबली के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 396, हाउ मच डीसी सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर सर्वो मोटर। भाई सर्वो मोटर के लिए कितनी डीसी आपूर्ति वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी कि सर्वो मोटर में कितनी वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है, स्पेशली डीसी वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। सर्वो मोटर क्या करती है? सर्वो मोटर का फंक्शन क्या है? इज टू कन्वर्ट द कंट्रोल सिग्नल इनटू द प्रिसाइज मैकेनिकल मूवमेंट। जो सिग्नल आते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर देती है हमारी सर्वो मोटर। तो इसमें जो डीसी वोल्टेज सप्लाई की जाती है वो कितनी की जाती है? ये भी डाटा है, आपको सीधा डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा। वो होती है हमारी वैल्यू 4.8 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई की जाती है। 4.8 वोल्ट से 6 वोल्ट किसके लिए? ये सर्वो मोटर के लिए डीसी वोल्टेज सप्लाई। तो याद रखना भाई, अप्रोक्सीमेट 5 वोल्ट है ये, 4.8 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में सप्लाई की जाती है। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट है 397, विच वायर ऑफ द सर्वो मोटर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। सर्वो मोटर की कौन सी तार बिजली आपूर्ति से जुड़ी होती है? ऑप्शन आपके पास है व्हाइट यानी कि सफेद, बी है येलो यानी कि पीला, सी है ब्लैक यानी कि काला और डी है रेड यानी कि लाल। तो जो रेड वायर है, द रेड वायर ऑफ द सर्वो मोटर कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की पॉजिटिव टर्मिनल से रेड वायर जुड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। डी पर क्लिक करेंगे। भाई कौन सी वायर होती है सर्वो मोटर की? जो रेड वायर होती है वो पावर सप्लाई से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 398, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हीट कंट्रोल सिस्टम। ताप नियंत्रण प्रणाली का प्रकार कौन सा है या क्या है? भाई ये आपको दिया गया है हीट कंट्रोल सिस्टम, इसको देख के आपने बताना है कौन सा सिस्टम है। ऑप्शन आपके पास है वेंटिलेशन सिस्टम, बी है एयर ब्लेंडिंग हीटिंग सिस्टम, सी है वाटर वॉल हीटिंग सिस्टम और डी है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर इन पाइपों को देख लेना भाई, पाइपों को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए इसमें वाटर यूज किया गया, पानी का प्रयोग करते हैं ताप को नियंत्रण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? वाटर वॉल हीटिंग सिस्टम, जल वाल हीटिंग सिस्टम। इसका आंसर है सी पर टिक करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द एयर ब्लेंडिंग हीटिंग सिस्टम। ये एयर ब्लेंडिंग हीटिंग सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, इसमें ये जो एक्स है इसके बारे में पूछा गया है, ये क्या है? ऑप्शन आपके पास है फैन यानी कि पंखा, बी है इंटीरियर, सी है डेमिस्टर और डी है मैट्रिक्स। तो भाई जो पार्ट है ये एक्स जिसको इसने कहा है ये होता है हमारा डेमिस्टर, इसको डेमिस्टर कहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अपने ध्यान रखना है, याद रखना है। ये जो डायग्राम है किसका? एयर ब्लेंडिंग हीटिंग सिस्टम का। और कार में जो डेमिस्टर होता है उसको डिफोगर भी कहते हैं। इसका एक काम ये भी होता है, ये जो हमारी एयर फ्लो है इसको कहाँ भेजता है? मिरर की तरफ भेजता है, ताकि मिरर के ऊपर धुंध या आइस ना जमा हो जाए। कंडेंसेशन को एलिमिनेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं डेमिस्टर का। तो ये हमारा डेमिस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 400, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक क्लच इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मैग्नेटिक क्लच का जो चुंबकीय क्लच है उसका क्या कार्य होता है? भाई पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मैग्नेटिक क्लच है उसका काम क्या होता है? कंप्रेसर को हमारे इंजन से ऑन ऑफ करना, स्विच की तरह काम करता है। भाई जब हमें एसी की जरूरत होती है तो हम जैसे ही एसी को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर किससे जुड़ जाएगा? इंजन से जुड़ जाएगा। और जब जरूरत नहीं होती कंप्रेसर को, इससे डिसएंगेज कर देगा इंजन की शाफ्ट से या इंजन से। तो ये मैग्नेटिक क्लच एक स्विच की तरह काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट, गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना, जी नहीं। कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द ड्राइव टू द कंप्रेसर, ड्राइव को कंप्रेसर से जोड़ना और डिस्कनेक्ट करना। बिल्कुल भाई, ड्राइव यहाँ पर मतलब वही है, ड्राइव शाफ्ट से, जो इंजन की शाफ्ट होती है। तो कंप्रेसर को ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना इसका फंक्शन होता है। बी पर टिक करेंगे। ये काम होता है हमारे मैग्नेटिक क्लच का। ये एक तरह से मैग्नेटिक स्विच की तरह काम करती है। अगली ऑप्शन भी देख लेते हैं। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द सिस्टम, जी नहीं। कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो टू द इवेपोरेटर, वाष्पित में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगी। तो ये सिंपल याद रखना, मैग्नेटिक क्लच एक तरह से स्विच का काम करता है, कंप्रेसर को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है। ड्राइव से कह सकते हो, ड्राइव शाफ्ट से कह सकते हो, इंजन शाफ्ट से कह सकते हो। तो बी पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 401, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर। आसान क्वेश्चन है, कंडेंसर का कार्य क्या होता है जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज किया जाता है कंडेंसर, उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो, रेफ्रिजरेंट प्रवाह को नियंत्रित करता है, जी नहीं। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द सिस्टम, सिस्टम की नमी को अवशोषित करता है, जी नहीं। कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट, गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा। कंडेंसर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कंडेंस कर देना। कंडेंसर इज द हीट एक्सचेंजर दैट टर्न अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग इट। जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, इतना हीट लेने के बाद उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है और किस कन्वर्ट कर देता है उसको लिक्विड में, ताकि वो दोबारा रोटेट करके हीट को एब्जॉर्ब करके ले आए उस सराउंडिंग में से जहां पर आपको ठंडा करना है। तो सिंपल सा कंडेंसर का क्या काम है, कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट, जो हॉट रेफ्रिजरेंट है, गर्म रेफ्रिजरेंट है, उसको ठंडा कर देगा कंडेंसर। तो सी पर टिक करेंगे। कन्वर्ट द रेफ्रिजरेंट टू द वेपर, ये भी नहीं होगा, ये इवेपोरेटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 402, विच पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन द सिस्टम। भाई एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा सिस्टम में नमी को अवशोषित करता है। अगर सिस्टम में नमी है, मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन सा हिस्सा वो है, उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है एक्सपेंशन वाल्व, बी है रिसीवर, सी है कंडेंसर और डी है हमारा इवेपोरेटर। तो भाई एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इसके फंक्शन हम देख चुके हैं। तो जो रिसीवर होता है, इसका काम होता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, रिसीवर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बी पर टिक करेंगे। मैंने यहां लिख भी दिया, रिसीवर या ड्रायर, और इसको एक्यूमुलेटर भी कह सकते हैं, इज द पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है दैट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कहां लोकेट होता है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। ये कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है, जहां पर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 403, which part of air conditioning system remove heat from the air and transfer to the refrigerant। भाई एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा हवा से गर्मी को निकालता है और रेफ्रिजरेंट में स्थानांतरित कर देता है। ऑप्शन आपके पास है इवेपोरेटर, बी है कंडेंसर, सी है रिसीवर और डी हमारा ब्लोअर। अब देखो कंडेंसर का फंक्शन आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, ये तो उसको ठंडा करता है रेफ्रिजरेंट को, तो ये आंसर नहीं होगा। रिसीवर का काम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ये भी आंसर नहीं होगा। ब्लोअर भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है हमारा इवेपोरेटर। ये आपने याद भी रखना, पिछली वीडियो मैंने समझाया भी था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इवेपोरेटर का काम क्या होता है, ये जो एयर है, जो एयर हमें ठंडी करनी है, उस रूम से गर्म हवा आएगी, वहां से हीट को ये इवेपोरेटर क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा और किसको ट्रांसफर कर देगा, रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफर कर देगा, जिससे रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा। इसलिए इसको इवेपोरेटर कहते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट को ये इवेपोरेट कर देता है उस हीट को, जिससे वो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, वो कहां से आती है, वो हीट आती है उस गर्म हवा से, उस कमरे की हवा से जहां हमें ठंडा करना है, जिस कमरे को हमने ठंडा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 404, विच टाइप ऑफ फ्लो मोड इज सिलेक्टेड इफ द आउटसाइड इज डस्टी एंड कंटेमिनेटेड इन द कार एसी सिस्टम। यदि कार एसी सिस्टम में बाहर धूल और प्रदूषण है तो किस प्रकार का प्रवाह मोड चुना जाता है। भाई ये कहना चाहता है कि आपकी कार ऐसे एनवायरमेंट में चल रही है जहां पर बहुत डस्ट है, बहुत धूल मिट्टी है और कंटेमिनेटेड प्रदूषण है, तो आप कौन सा मोड चुनोगे एसी का। ऑप्शन आपके पास है रीसर्कुलेशन मोड, पुनः परिसंचरण मोड, बी है फ्रेश मोड ताजा मोड, सी है हीटिंग मोड और डी हमारा डिफ्रोस्टर मोड। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर बाहर बहुत धूल मिट्टी है तो हम रीसर्कुलेटिंग मोड यूज करेंगे भाई, यानी कि जो अंदर की हवा है उसी को कैबिन में रीसर्कुलेट करेंगे, उसी को घुमाएंगे। इससे आपकी जो कूलिंग है वो भी इफेक्टिव होगी और जो बाहर के डस्ट पार्टिकल है, जो डस्ट है, धूल मिट्टी, वो भी अंदर नहीं आएगी। अगर आप फ्रेश मोड कर लोगे तो जिसका मतलब है कि एयर बाहर से ली जा रही है, अगर बाहर वाली एयर आएगी तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी आएंगे जो आपके फिल्टर को चोक कर देंगे और एसी की जो इफेक्टिवनेस उसको कम कर देंगे। तो ना फ्रेश मोड इसका आंसर है, ना हीटिंग मोड, ना डिफ्रोस्टर मोड, इसका आंसर है रिसर्कुलेटिंग मोड, यानी कि जो अंदर वाली हवा कैबिन उसी को रिसर्कुलेट करते रहेंगे। इस मोड को हम चुनेंगे अगर बाहर डस्ट ज्यादा है तो ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 405, विच डिवाइस एक्ट एज एन इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसिंग स्विच। कौन सा उपकरण वाष्पित तापमान संवेदन स्विच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास है थर्मोस्टेटिक स्विच, बी है ब्लोअर स्विच,
सी है हीटर स्विच और डी है हमारा डिफ्रोस्टर स्विच। तो यह पूछा गया है कौन सी डिवाइस एक्ट करती है एज ए इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसिंग स्विच। भाई इवेपोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करती है, उसको ऑन ऑफ करती है, उसको एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में रखती है, एक रेंज में रखती है। तो मैंने समझाया भी था, ये काम होता है हमारे थर्मोस्टेटिक स्विच का। तो थर्मोस्टेटिक स्विच इसका आंसर हो जाएगा, ए पर टिक करेंगे, जो एक रेंज में रखता है इवेपोरेटर को। तो इवेपोरेटर को रेंज में रखने का काम क्या है, थर्मोस्टेटिक स्विच का है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 406, वेयर द एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर इज लोकेटेड इन द व्हीकल। वाहन में परिवेश तापमान सेंसर कहाँ स्थित होता है। आपने एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर की पोजीशन बतानी है व्हीकल में, ये कहाँ लगा होता है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है बिहाइंड द ग्रिल, ग्रिल के पीछे लगा होता है। बी ऑप्शन है रियर साइड ऑफ द इंजन, इंजन के पिछले भाग में लगे होता है। सी है फ्रंट एक्सल पर लगा होता है, या डी है टॉप ऑफ द सर्वो मोटर, सर्वो मोटर के ऊपर लगा होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर आखिर होता क्या है। देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब आप एक तरह से रूम टेम्परेचर भी लगा सकते हो, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर। आप ये भी कह सकते हो कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर किसी डिवाइस के आसपास, या जो बाहरी तापमान होगा। आप जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं व्हीकल की, किसी वाहन की, तो वाहन हमारा किसी स्पेस में खड़ा होता है, एनवायरमेंट में खड़ा होता है, चल रहा होता है, तो बाहर की सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कहलाता है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या है, वो सेंसिंग डिवाइस जो बाहर के टेम्परेचर को मेजर करके बताए, हमारे बाहर की जो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना वो बताए। तो ये जो सेंसर लगा होता है, ये लगा होता है बिहाइंड द ग्रिल, यानी ग्रिल के पीछे लगा होता है। भाई सामने जो व्हीकल की ग्रिल होती है, जहां फ्रेश एयर आती है, एनवायरमेंट की सराउंडिंग की एयर फ्लो होता है, वहां लगा होता है बिहाइंड द ग्रिल, ग्रिल के बिल्कुल पीछे। और इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि जो इंजन की हीट है इस तक ना पहुंचे, ताकि एक्चुअल टेम्परेचर मापा जा सके सराउंडिंग एयर का। तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहां लगा होता है, बिहाइंड द ग्रिल। ये आंसर आपने याद रखना, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 407, What is the function of ambient temperature sensor in the air conditioning system? एयर कंडीशनिंग सिस्टम में परिवेश तापमान सेंसर का कार्य क्या होता है, अभी हमने बताया था। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या करता है, जो सराउंडिंग एयर है उसके टेम्परेचर को मेजर करके बताता है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मॉनिटर एयर टेम्परेचर इनसाइड द व्हीकल, वाहन के अंदर हवा का तापमान की निगरानी करता है, बिल्कुल नहीं, अंदर के तापमान को ये नहीं बताता। बी है मॉनिटर द एयर टेम्परेचर आउटसाइड द व्हीकल, बिल्कुल वाहन के बाहर जो हवा का तापमान है उसकी निगरानी करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको हमें मेजर करके बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं रही, आसान है। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या करता है, हमारे व्हीकल के बाहर जो टेम्परेचर है हवा का वो मेजर करके, वो मॉनिटर करके बताता है। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 408, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर का यूज किया जाता है, आपने बताना है इसको यूज करने का क्या फायदा है। ऑप्शन आपके पास है हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल, इसकी वजह से स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। बी ऑप्शन है स्टेबल फॉर प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ रोटेशन, रोटेशन के स्टिक नियंत्रण के लिए यह उपयुक्त होती है। सी है लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, रख रखाव की कम लागत है इसमें आती है। डी है स्टेबल टू प्रिवेंट द वाइब्रेशन, कंपन को रोकने के लिए यह मोटर उपयुक्त होती है। अब आंसर देखते हैं, जो निम्मी ने हमें पीडीएफ दी है उसमें आंसर दिया गया हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल, यानी कि इसकी वजह से जो हाई स्पीड ऑपरेशन है वो पॉसिबल हो पाते हैं, संभव हो पाते हैं। लेकिन इसका प्राइमरी उद्देश्य ये नहीं होता है, क्योंकि जो सर्वो मोटर है वो हमेशा यूज की जाती है प्रिसीजन कंट्रोल के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आएगा सुटेबल फॉर प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ द रोटेशन, रोटेशन के स्टिक नियंत्रण के लिए यह उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बी पर टिक करेंगे। जो क्वेश्चन ए दिया गया वो गलत है। हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल ये इसका सेकेंडरी एडवांटेज हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा हमारा, यही होगा स्टेबल फॉर द प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ रोटेशन। रोटेशन या मूविंग चीज को बहुत अच्छे से प्रिसाइजली कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 409, विच सेंसर मेजर द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पैसेंजर। कौन सा सेंसर यात्रियों के वास्तविक शरीर के तापमान को मापता है। किसी व्हीकल के अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं उसके तापमान को मापने के लिए कौन से सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है स्मोक सेंसर, सन लोड सेंसर, सी है इंफ्रारेड सेंसर और डी है इंटीरियर टेम्परेचर सेंसर। देखो जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है पैसेंजर का वो होता है हमारा इंफ्रारेड सेंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंफ्रारेड सेंसर क्या करता है, इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करता है किसी भी पैसेंजर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर होता है। क्या होता है ये, नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। ये
अब बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, जब कोरोना केस बढ़ गए थे तो जो डॉक्टर थे ऐसे लेजर से दूर से एक रेज छोड़ते थे, वो आपके हेड पर लगती थी और आपके बॉडी का टेम्परेचर उसमें मेजर हो जाता था। तो वो भी एक तरह से हमारा नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर ही था। इसी प्रकार व्हीकल में भी इंफ्रारेड सेंसर है, उसका उपयोग किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जो पैसेंजर है उसकी स्किन के टच में इंफ्रारेड आएंगी और वो टेम्परेचर को मेजर करके बताती है कि एक्चुअल में पैसेंजर का टेम्परेचर कितना है, ना कि व्हीकल के अंदर के टेम्परेचर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड सेंसर, जिसका यूज किया जाता है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 410, विच सेंसर कॉजेज ऑफ द आउटसाइड एयर इनलेट एंड अदर ओडर्स। भाई कौन सा सेंसर बाहरी हवा के प्रवेश या अन्य गंध का कारण बनता है, यानी वो कौन सा सेंसर है जैसे ही उसको ऐसा लगेगा कि बाहर से आउटसाइड जो एयर अंदर आने लगी है या एक दुर्गंध या गंध टाइप की ऑर्डर या स्मेल आने लगी है, तो वो क्या करेगा? बाहरी जो एयर है उसको कट ऑफ कर देगा। तो उसके लिए कौन सा सेंसर यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। ए है इंफ्रारेड सेंसर, ये तो टेम्परेचर मेजर के लिए किया जाता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बी है स्मोक सेंसर, सी है सनलोड सेंसर और डी हमारा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर भी नहीं होगा क्योंकि ये भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए काम आता है। सनलोड सेंसर भी इसका आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्मोक सेंसर, तो बी पर टिक करेंगे। स्मोक सेंसर क्या करता है? अगर बाहर से कोई धुआं या कोई ऐसी गंध आती है जो अनप्लेजेंट होगी पैसेंजर के लिए, तो ये क्या करता है? बाहरी जो एयर को अंदर आने से रोक देगा। तो ये स्मोक सेंसर का काम होता है, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हॉर्न सर्किट। ये हॉर्न सर्किट दिया गया है, इसमें जो पार्ट एक्स है ये चिन्हित किया गया एक्स से, इसका आपने नाम बताना है, इस पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है बैटरी, बी है सोलिनॉइड स्विच, सी है हॉर्न रिले और डी है हमारा फ्यूज। अब देखो इस क्वेश्चन कितना आसान है। देखो फ्यूज यहाँ पर दिया गया है, ये रहा फ्यूज लिखा भी हुआ है इस डायग्राम में, तो फ्यूज तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। बैटरी आप देख सकते हो यहाँ पर लगी हुई है, तो बैटरी भी इसका आंसर नहीं होगा। हॉर्न रिले हमारे ऊपरले पार्ट में लगी होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये जो दिया गया है यहाँ पर ये स्विच है, और कौन सा स्विच है? ये सोलिनॉइड स्विच है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी आप डायग्राम में आसानी से देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 412, व्हाट इज द टाइप ऑफ हॉर्न। जो डायग्राम में हॉर्न दिया गया है इसका आपने टाइप बताना है। ऑप्शन आपके पास है एयर हॉर्न, बी है बल्ब हॉर्न, सी है इलेक्ट्रिक हॉर्न और डी हमारा विंड हॉर्न। तो जो ये हॉर्न का डायग्राम दिया गया है ये हमारा एयर हॉर्न। एयर हॉर्न में क्या करते हैं हम? कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर स्टोर होती है और उस कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है हॉर्न को बजाने के लिए। तो ये हमारा एयर हॉर्न, ए पर टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हमारा ए रहेगा। डायग्राम को देख लो ध्यान से, ये हमारा एयर हॉर्न का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा 413, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्न। हॉर्न का प्रकार बताना जो डायग्राम में दिया गया है, इसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए। ऑप्शन हमारी वही है। और ये जो हमारा हॉर्न है ये कौन से टाइप का? हमारा इलेक्ट्रिक हॉर्न टाइप का। इसमें यहाँ पर डायाफ्राम लगा होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक हॉर्न है। इस डायग्राम को भी अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए ये कौन सा हॉर्न? हमारा इलेक्ट्रिक हॉर्न, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ जीपीएस इन द व्हीकल सेफ्टी सिस्टम। वाहन सुरक्षा प्रणाली में जीपीएस का विस्तार क्या होगा, यानी कि जीपीएस की अपने फुल फॉर्म बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीपीएस आजकल बहुत जगह यूज किया जाता है, गाड़ियों में भी यूज किया जाता है। इसका काम होता है हमारा किसी भी वाहन की एग्जैक्ट लोकेशन बताना, उसको मॉनिटर करना, चोरी होने से ये बचाता है, सिक्योर रखने के लिए इसका काम किया जाता है, यानी वाहन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। आपने ये याद रख लेना है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, यानी कि ये सैटेलाइट का प्रयोग करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन पता करने के लिए। ये फोन में भी यूज किया जाता है, ये व्हीकल में भी यूज किया जाता है। इससे आपको व्हीकल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी अभी वो कहाँ है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट किसकी फुल फॉर्म है? जीपीएस की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 415, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसर यूज्ड इन द एयर बैग सिस्टम। भाई एयर बैग सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले सेंसर का नाम बताओ। ये सेंसर आपको डायग्राम दिया गया है, इसका प्रयोग किया जाता है एयर बैग सिस्टम में। जो एयर बैग होते हैं सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी व्हीकल में। तो आपने बताना है कौन सा सेंसर है। ऑप्शन आपके पास है मास टाइप एयर बैग सिस्टम सेंसर,
बी है एक्सेलरोमीटर टाइप एयरबैग सिस्टम सेंसर, सी है इंटीरियर टेम्परेचर सेंसर और डी हमारा इंफ्रारेड सेंसर। तो देखो ये टेम्परेचर सेंसर है जी नहीं, इंफ्रारेड सेंसर ये हमारे एयरबैग में यूज नहीं होते, तो ये तो दोनों ऑप्शन से गए। अब दो बचते हमारे मास टाइप और एक्सेलरोमीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मास टाइप एयरबैग सिस्टम सेंसर। तो इस ए पर टिक करेंगे। पहचान कैसे होगी, देखो एक्सेलरोमीटर में हम इलेक्ट्रिक चीजें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल चीजें हैं मास टाइप या जिसमें वेट यूज किया जाए मास, तो अगर इस तरह की सिलेंडर्स आपको दिखे और कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट ना दिखे तो वो होगा हमारा मास टाइप एयरबैग सिस्टम सेंसर। तो ये पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द एयरबैग इन्फ्लेटर मॉड्यूल। ये हमारा एयरबैग इन्फ्लेटर मॉड्यूल है और उसमें ये पार्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है एक्स, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है क्लॉक स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल यूनिट, बी है एयरबैग मॉड्यूल, सी है स्टीयरिंग कॉलम और डी हमारा स्टीयरिंग व्हील। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जो निम्मी की पीडीएफ उसमें गलत दिया गया है, उसमें दिया गया है इसका आंसर स्टीयरिंग कॉलम, लेकिन स्टीयरिंग कॉलम नहीं होगा। स्टीयरिंग कॉलम हमारा ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम, जिससे स्टीयरिंग जुड़ा होता है, जो स्टीयरिंग के साथ रोटेट करता है। तो स्टीयरिंग कॉलम इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, क्लॉक स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल यूनिट है। ये क्या हमारा एक स्प्रिंग की तरह देख भी सकते हो, ये कैसे है, ऐसे स्प्रिंग की तरह है। तो ये हमारा क्लॉक स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल यूनिट है। इसका काम क्या होता है, जो हमारा स्टीयरिंग कॉलम है ये जहां यहाँ पर और जो स्टीयरिंग व्हील है इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है सिग्नल भेजने के लिए। तो ये क्लॉक स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल यूनिट इसका आंसर होगा। ए पर टिक करेंगे, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 417, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICAT इन द व्हीकल सेफ्टी सिस्टम। वाहन सुरक्षा प्रणाली में ICAT का विस्तार बताओ। आपने ICAT की फुल फॉर्म बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये भी आप डायरेक्टली याद कर लेना। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंटेलिजेंट, आई से इंटेलिजेंट, सी से कंप्यूटराइज्ड, ए से एंटी, टी से थेफ्ट सिस्टम। तो इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम, इसका काम क्या होता है, वाहन को चोरी होने से बचाता है। इसमें विभिन्न तरह के सेंसर लगे होते हैं, AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर की मदद से ये हमारे वाहन को चोरी होने से बचाता है। तो ICAT की फुल फॉर्म क्या जाएगी, इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम। आपने ये भी याद रखनी है। इंडियन कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं, इंटेलिजेंट कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं, इंडियन कॉम्पैक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं, इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट। देखो यहाँ से आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो ये कौन सी डिवाइस है, व्हीकल सेफ्टी, यानी व्हीकल को जो सेफ रखे, सुरक्षित रखे। तो यहाँ भी एंटी थेफ्ट यानी चोरी रोधी, चोरी होने से बचाने वाली प्रणाली, यानी कि व्हीकल की सेफ्टी के लिए है। एंटी थेफ्ट किसी और में दिया भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 418, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हॉर्न असेंबली। ये हॉर्न असेंबली दी गई है, आपने जो पार्ट है एक्स, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है आर्मेचर, बी है स्ट्राइकर प्लेट, सी है कॉन्टैक्ट ब्रेकर और डी है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम तो आपका ये होता है, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी नहीं है, आर्मेचर भी नहीं है। ये जो दिखाई गई है ये हमारी स्ट्राइकर प्लेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट ये है और ये स्ट्राइकर प्लेट कहलाती हैं, स्ट्राइक करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, स्ट्राइकर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 419, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हॉर्न। हॉर्न किस प्रकार का, जो डायग्राम में हॉर्न दिया है किस प्रकार का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बल्ब हॉर्न, एयर हॉर्न, वाइब्रेटिंग टाइप हॉर्न या विंड टोन टाइप हॉर्न। तो आप देख सकते हो ये जो हिस्सा है ये बल्ब कहलाता है और जैसे इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से आवाज निकलती है, तो ये क्या कहलाएगा, बल्ब हॉर्न कहलाएगा। ए पर टिक करेंगे। और आपने ये बहुत जगह देखा हो, जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं वो भी रखते हैं। इस बल्ब में एयर होती है, जैसे आप प्रेस करोगे एयर एकदम प्रेशर से इसमें आगे ट्रम्पेट में जाएगी जिससे एक आवाज निकलेगी, तो ये बल्ब हॉर्न कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 420, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्स नेटवर्क। जो मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है उसका लाभ क्या है। ऑप्शन आपके पास है इंप्रूव व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, बी है प्रिवेंट माल फंक्शनिंग ऑफ एयरबैग सिस्टम, सी है रिड्यूस सिस्टम कॉस्ट एंड वेट और डी है डिटरमाइन द व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। तो जो मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है यूज किया जाता है व्हीकल में, उसका जो एडवांटेज होता है डिटरमाइन द व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली का निर्धारण करता है। भाई ये हमारा रियल टाइम पोजीशन देता है, रियल टाइम जो भी पोजीशन होगी हमारे वाहन की वो बताता है। तो ये मल्टीप्लेक्स नेटवर्क का जो एडवांटेज है, फायदा है, वो डिटरमाइन द व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 421, विच सिस्टम डिटरमाइन द व्हीकल लोकेशन बाय फॉर्मिंग अ ट्रायंगल विद अ ग्रुप ऑफ 4 और मोर सैटेलाइट। कौन सी प्रणाली
चार या अधिक उपग्रहों के समूह के साथ त्रिभुज बनाकर वाहन का स्थान निर्धारित करती है। ऑप्शन आपके पास है ट्रायंगुलेशन, बी है रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले, सी है टेलीमेटिक और डी है नेटवर्किंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन, देखो यहाँ क्वेश्चन में देखोगे यहाँ दिया गया क्या बनाता है, वो ट्रायंगल बनाता है। हिंदी में देखोगे क्या बनाता है, त्रिभुज बनाता है। तो यहाँ देख लिया ना ट्रायंगुलेशन यानी कि ट्रायंगल, और यहाँ भी देखो त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आप ऐसे इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। दूसरा भाई जो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है इसमें हम किसी भी व्हीकल की लोकेशन पता करते हैं। इस मेथड में बहुत सारे सैटेलाइट, चार या चार से ज्यादा सैटेलाइट से एंगल बनाकर उस व्हीकल की रियल टाइम पोजीशन बताता है। उस मेथड को ट्रायंगुलेशन मेथड कहा जाता है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए या ट्रिक से याद रख लीजिए। जो भी सिस्टम हमारा लोकेशन बताता है व्हीकल की, किसके द्वारा, एक ट्रायंगल बनाकर। कहां से लेगा वो पोजीशन उसकी, चार या चार से ज्यादा सैटेलाइट से उसकी पोजीशन लेगा। तो उस मेथड को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन या त्रिभुजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 422, विच सेंसर यूज्ड फॉर सेफर पार्किंग ऑफ द व्हीकल। वाहन की सुरक्षित पार्किंग के लिए कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है, बहुत ही आसान है। इंफ्रारेड सेंसर बिल्कुल नहीं, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं। प्रोक्सीमिटी सेंसर, सी है क्रैश सेंसर। क्रैश सेंसर का प्रयोग जब करते हैं जब हमारी गाड़ी किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाए, एकदम से क्रैश हो जाए, तो एयरबैग खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसका प्रयोग पार्किंग के लिए नहीं करते। एयरबैग सेंसर का भी प्रयोग नहीं करते। तो जो पार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस होती है। आपने देखा होगा आजकल कार के पीछे इस प्रकार से एक या दो सेंसर लगे होते हैं। जब भी ड्राइवर बैक गियर लगाएगा तो अगर वो पीछे बैक लगा रहा है पार्किंग में, तो उसके पीछे अगर कोई वस्तु आती है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वो बीप की आवाज निकालना शुरू कर देता है, जिससे पता लग जाता है ड्राइवर को कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है। तो प्रोक्सीमिटी सेंसर का प्रयोग ऐसे किया जाता है। और आजकल तो क्या है, कैमरे भी लगाए जाते हैं। जैसे ही बैक गियर लगाया जाएगा तो कैमरे ओपन हो जाते हैं, उससे पता लग जाता है कितनी दूर हमारी गाड़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट है। और जैसे वो उसके नियर जाएगा तो प्रोक्सीमिटी सेंसर क्या करना जाता है, ऑब्जेक्ट के नियर आते ही उसमें बीप की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो सेफर पार्किंग के लिए व्हीकल की कौन सा सेंसर यूज करते हैं हम, प्रोक्सीमिटी सेंसर। तो बी पर टिक करेंगे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 423, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीट बेल्ट प्री टेंशनर। जो सीट बेल्ट में प्री टेंशनर होता है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके पास है, होल्ड द ऑक्यूपेंट टाइटली इन द सीट, सीट पर बैठे व्यक्ति को कसकर पकड़ना। बी है डिटेक्ट पैसेंजर वेट, यात्री के वजन का पता लगाना। प्रिवेंट द साइडवे मूवमेंट ऑफ द सीट, सीट को साइड में हिलने से रोकना। डी है प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट फ्रॉम द हेड इंजरी, सीट पर बैठे व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से बचाना, सिर पर चोट लगने से बचाता है। तो जो सीट बेल्ट प्री टेंशनर है उसका काम होता है भाई होल्ड द ऑक्यूपेंट टाइटली इन द सीट। भाई जैसे ही झटका लगता है या क्रैश होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये ऑक्यूपेंट का मतलब यहाँ क्या है, पैसेंजर है, यानी जो व्यक्ति बैठा हुआ उसको ऑक्यूपेंट कहते हैं। तो जैसे ही झटका लगेगा ताकि उसके सिर में, कंधे में कोई इंजरी ना हो, तो सीट बेल्ट क्या करती है, उसको बिल्कुल होल्ड करके रखती है अपनी जगह पर, ज्यादा उसको झटका नहीं लगने देती। तो प्री टेंशनर का प्रयोग इसलिए करते हैं, यही उसका पर्पज होता है कि सीट पर बैठे व्यक्ति को कसकर पकड़ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। पैसेंजर के वेट का नहीं पता लगाती और ये सीट को भी नहीं रोकती, ये भी ये आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 424, हाउ टू कंफर्म द सेटिस्फैक्टरी फंक्शन ऑफ द एयरबैग सिस्टम। एयरबैग प्रणाली के संतोषजनक कार्य की पुष्टि कैसे करें। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भाई कैसे पता लगेगा कि जो आपका एयरबैग सिस्टम है एक्यूरेटली काम कर रहा है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, ऑप्शन ए है, एयर वार्निंग लाइट कम्स ऑन ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। भाई जो वार्निंग लाइट है वो ऑन हो जाएगी स्टार्टिंग के समय और कार को या किसी भी वाहन को बंद करते समय। ये आंसर नहीं है। वार्निंग लाइट इज ऑन विद द इंजन रनिंग थ्रो। भाई जब इंजन रन करेगा तो जो वार्निंग लाइट ऑन रहेगी, ये भी आंसर नहीं है। वार्निंग लाइट ऑन एंड फ्लैश फ्यू टाइम्स एंड गो आउट ड्यूरिंग स्टार्टिंग, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। भाई जो एयरबैग की जो लाइट होती है वो वार्निंग लाइट क्या, जब भी आप इंजन को स्टार्ट करोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, वो एक बार ऑन हो जाएगी, फिर कुछ एक दो बार वो फ्लैश करेगी और उसके बाद वो गो आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अगर ऐसा करती है हमारी वार्निंग लाइट, तो इसका मतलब है हमारा जो एयरबैग सिस्टम है सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है, अच्छे से वो काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। लेकिन अगर ये वार्निंग लाइट ऑन ही रहती है या ऑन होती ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे एयरबैग सिस्टम में क्या है, फॉल्ट है। तो ऐसे पता कर सकते हैं हम एयरबैग सिस्टम में सेटिस्फैक्टरी उसका फंक्शन है या नहीं।
पीप साउंड ऑन ड्यूरिंग स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय ये बीप की साउंड देता है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 425, विच डिवाइस इन्फ्लेट द एयर बैग इन फ्यू मिली सेकेंड ड्यूरिंग द व्हीकल कोलिजन। भाई वाहन के टक्कर के दौरान कौन सा उपकरण कुछ मिली सेकेंड में एयर बैग को फुला देता है? देखो शब्द पे ध्यान दीजिए, इन्फ्लेट, इसका मतलब होता है फुलाना। भाई जब भी गाड़ी की टक्कर होती है तो जो हमारा एयर बैग होता है वो कैसे ओपन हो जाता है, उसको फुलाता कौन है, उसका आपने आंसर बताना। ए है सीट बेल्ट प्री टेंशनर, ये तो ऑक्यूपेंट को होल्ड करता, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, तो ये आंसर नहीं होगा। स्टीयरिंग लॉक, ये स्टीयरिंग को लॉक करने का काम आता है, ये भी आंसर नहीं होगा। जीपीएस ट्रैकर, ये गाड़ी के लोकेशन के लिए काम करता है, तो जीपीएस भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचती है इन्फ्लेटर मॉड्यूल, तो डी इसका आंसर रहेगा। आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, इन्फ्लेट कौन करता है? इन्फ्लेटर मॉड्यूल। इन्फ्लेट का मतलब फुलाना, तो इन्फ्लेट और यहां से इन्फ्लेटर मॉड्यूल, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी हो जाएगा। जैसे टक्कर होती है, दो जो क्रैश सेंसर होते हैं वो इसको एक्टिवेट कर देते हैं इन्फ्लेटर मॉड्यूल को, और इसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आपके एयर बैग में क्या एकदम से गैस भर जाती है, और ये इतना जल्दी होता है, कुछ मिली सेकेंड में, 20 से 60 मिली सेकेंड में ये हो जाता है। और ये हमारे पैसेंजर की या जो भी उसमें ड्राइवर की सेफ्टी के लिए आजकल सभी गाड़ियों में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 426, वाहे सीट बेल्ट एंड एयर बैग सिस्टम आर नेसेसरी इन द व्हीकल। वाहन में सीट बेल्ट और एयर बैग सिस्टम क्यों आवश्यक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका तो जवाब आप भी दे सकते हो। सीट बेल्ट और एयर बैग सिस्टम क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए है प्रोवाइड द वेंटिलेशन इनसाइड द व्हीकल, वाहन के अंदर वेंटिलेशन प्रदान करना, जी नहीं। प्रिवेंट द स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम टर्निंग, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने से, मुड़ने से रोकना, कितना ही अजीब ऑप्शन दिया गया है, ये भी आंसर नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर, बिल्कुल भाई, जो सीट बेल्ट है और एयर बैग सिस्टम उसका काम क्या होता है? हमारे जो गाड़ी का ड्राइवर है या उसमें जो ऑक्यूपेंट है, पैसेंजर है, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनको ज्यादा इंजरी होने से बचाना, इस दोनों सिस्टम का उपयोग होता है, पर्पज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टू ट्रैक द स्टोलन कार, ये भी आंसर नहीं होगा, ये जीपीएस का काम होता है। तो सीट बेल्ट और एयर बैग का काम है ड्राइवर और पैसेंजर को प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 427, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंजन इमोबिलाइजर। इंजन इमोबिलाइजर का उद्देश्य क्या होता है? इंजन इमोबिलाइजर यूज किया जाता है, उसका आपने उद्देश्य बताना। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, दरवाजे को बिजली से खोलना और बंद करना। बी है यूज टू ऑपरेट द हॉर्न रिले, हॉर्न रिले को संचालित करने के लिए। सी है प्रिवेंट फ्रॉम स्टार्टिंग द इंजन, इंजन को चालू होने से रोकने के लिए। और डी है टू कंपनसेट फ्रॉम सनलाइट एंटरिंग द व्हीकल, वाहन में जो सूर्य किरण है उनको अंदर आने से रोकने के लिए। तो याद रखना, जो इंजन इमोबिलाइजर होता है उसका काम होता है प्रिवेंट फ्रॉम स्टार्टिंग द इंजन। भाई जो इंजन है उसको स्टार्ट होने से रोकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे, लेकिन ये उस केस में इंजन को स्टार्ट होने से रोकता है अगर उसमें चोरी होने का खतरा है, कोई गलत की जो उस गाड़ी की है ही नहीं उससे उस गाड़ी को ओपन करने की कोशिश करता है, या बिना की के उसको दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, तो इंजन इमोबिलाइजर क्या करेगा? इंजन को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो ये चोरी होने से बचाने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इमोबिलाइजर, देखो इमोबिलाइजर का मतलब ही होता है, मोबिलाइज का मतलब होता है चलना, और इमोबिलाइज का मतलब चलने से रोकना। तो इंजन को स्टार्ट होने से ही रोक देगा अगर कोई उसको गलत की से चलाने की कोशिश करेगा। तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 428, हाउ मच इज द करंट कंजम्पशन ऑफ विंड शील्ड वाइपर मोटर। जो विंड शील्ड वाइपर मोटर होती है उसकी वर्तमान खपत कितनी होती है? भाई आपने बताना, जो विंड शील्ड होती है, जो वाइपर होता है, शीशे को साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसमें करंट कितना कंज्यूम होता है, यानी कितना वो करंट लेता है। ऑप्शन आपके पास है 2.7 से 3.4 एम्पियर, 2.2 से 3.2 एम्पियर, 1.8 से 3.2 एम्पियर, या 3.5 से 5.2 एम्पियर। तो जो विंड शील्ड वाइपर होती है उसकी जो मोटर है आपने याद रखना है 2.7 से लेकर 3.4 एम्पियर के बीच में वो करंट लेती है अलग अलग सिचुएशन में। वो डिपेंड करता है सूखे शीशे के ऊपर वाइपर चलाया जा रहा है, हो सकता है बर्फ हो सकता है पानी हो सकता है बारिश में उसको चला रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो एम्पेयर है वो 2.7 से लेकर 3.4 एम्पेयर के बीच में वो करंट को कंज्यूम करती है। ये आपको डाटा का क्वेश्चन है, मतलब डाटा रिलेटेड है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, 2.7 से लेकर 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429, विच टाइप ऑफ हॉर्न
consist of electrically driven air pump which forces air through the plastic trumpet। किस प्रकार का हॉर्न विद्युत चालित वायु पंप से बना होता है जो प्लास्टिक तुरही के माध्यम से हवा को धकेलता है। ये क्वेश्चन पीछे वीडियो में कर भी चुके हैं। जो इलेक्ट्रिकल ड्रिवन एयर पंप होता है वो कौन से हॉर्न में यूज किया जाता है? विंड हॉर्न बिल्कुल भी नहीं। विंड हॉर्न में जो वाहन जब चलता है मौसम में होता है, जो हवा आती है एयर फ्लो इसमें यूज किया जाता है, इसमें हमारा एयर पंप नहीं होता। हाइड्रोलिक हॉर्न भी नहीं होगा, इसमें हम कोई भी लिक्विड यूज करते हैं। एयर हॉर्न बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा भाई, एयर हॉर्न इसका आंसर होगा, सी पर टिक करेंगे। एयर हॉर्न में इलेक्ट्रिकल ड्रिवन एयर पंप होता है जो वायु को धकेलता है ट्रम्पेट में और वहां से आवाज निकलती है। तो एयर हॉर्न, इलेक्ट्रिक हॉर्न भी इसका आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हॉर्न में इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो वाइब्रेटिंग मेटल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सी है एयर हॉर्न। एयर हॉर्न में ड्रिवन पंप होता है जिसकी मदद से हवा को प्रेशर के साथ पंप किया जाता है ट्रम्पेट में, वहां से आवाज निकलती है। नेक्स्ट है हमारा 430, विच टाइप ऑफ वाइपर आर यूज्ड फॉर हैवी मोटर व्हीकल। जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, बाहरी जो मोटर वाहन होते हैं, किस प्रकार के वाइपर का प्रयोग किया जाता है? हैंड ऑपरेटेड वाइपर, वैक्यूम ऑपरेटेड वाइपर, या हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाइपर, या कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर। तो आपने याद रखना जो बाहरी वाहन होते हैं जैसे बाहरी ट्रक होते हैं उसमें कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर का प्रयोग किया जाता है। उन वाइपर को चलाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 431, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाइपर इन ऑल मोटर व्हीकल। सभी मोटर वाहनों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वाइपर कौन सा है? ऑप्शन आपके पास वही है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, या वैक्यूम ऑपरेटेड वाइपर, या कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर किसमें यूज करते हैं हम? जो हैवी व्हीकल होते हैं, बाहरी जो वाहन होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जनरली जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाइपर। तो ज्यादातर वाहनों में इसी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग उसमें करते हैं, उसको ऑपरेट करने में, वाइपर को चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 432, व्हाट इज द कॉज ऑफ हॉर्न डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। भाई हॉर्न में कोई आवाज नहीं आती, तो इसका क्या कारण हो सकता है इन चार ऑप्शन में से? रिले पॉइंट स्ट्रक अप, यानी कि रिले पॉइंट अटक गया, जी नहीं। अगर रिले पॉइंट अटक जाएगा तो लगातार हॉर्न बजता ही रहेगा। फ्यूज ब्लोन ऑफ, फ्यूज उड़ गया, बिल्कुल। अगर हॉर्न का फ्यूज उड़ जाए, ब्लोन ऑफ हो जाए, तो हॉर्न नहीं बजेगा, उसमें से कोई आवाज नहीं आएगी। कितना आसान क्वेश्चन था, फ्यूज ब्लोन ऑफ। लो वोल्टेज एट हॉर्न टर्मिनल, जी नहीं। टोन डिस्क डैमेज, ये भी नहीं होगा। तो अगर आवाज नहीं आ रही तो इन चार में से एक कारण ये हो सकता है कि उसका फ्यूज उड़ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 433, व्हाट कॉजेज हॉर्न साउंड कंटिन्यूअसली इवन स्विच इज इन ओ पोजीशन। भाई अगर आपने जो हॉर्न की स्विच है वो बंद भी कर दिया लेकिन हॉर्न लगातार बज रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है इन चार ऑप्शन में से? ए ऑप्शन है फ्यूज ब्लोन ऑफ, फ्यूज उड़ गया, जी नहीं। अगर फ्यूज उड़ जाएगा तो वो हॉर्न बचेगा ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में हमने देख भी लिया। बी है इनकरेक्टली एडजस्टेड रिले, रिले का गलत तरीके से समायोजन, जी नहीं। रिले पॉइंट स्ट्रक अप, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रिले पॉइंट अटक जाए, स्ट्रक ऑफ हो जाए, चिपक जाए तो हॉर्न बजता ही रहेगा, चाहे आपने स्विच को बंद क्यों ना कर दिया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर रिले पॉइंट अटकी हुई है तो हॉर्न बजता ही रहेगा ऑफ पोजीशन में भी। लो बैटरी वोल्टेज भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 434, व्हाई हॉर्न प्रोड्यूस लो इम्प्रॉपर साउंड। हॉर्न कम अनुचित ध्वनि क्यों उत्पन्न करता है? भाई हॉर्न का आपने दबाया लेकिन उसकी जो साउंड है वो नहीं है, मंदी है, कम है और इम्प्रॉपर है, तो उसका क्या कारण हो सकता है इन चार में से? ऑप्शन ए है करेक्ट डायफ्राम, यस। अगर डायफ्राम फट जाए, जो फटा हुआ हो, तो उसकी आवाज साफ नहीं आएगी, उसकी आवाज जो ध्वनि है उत्पन्न करेगी वो कम ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपने याद रखना है। फ्यूज ब्लोन ऑफ, अगर ये है तो हॉर्न बजेगा ही नहीं। रिले पॉइंट स्ट्रक अब, अगर रिले पॉइंट अटक गई है तो वो बजता ही रहेगा। ओपन फील्ड कोयल वाइंडिंग, ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट डायफ्राम उसका रीजन है कि वो इनप्रॉपर साउंड देता है, अनुचित ध्वनि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 435, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए वाइपर यूनिट। वाइपर यूनिट की क्या आवश्यकता है? आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। भाई गाड़ियों में वाइपर क्यों यूज किया जाता है? टू सी रोड एंड ट्रैफिक क्लियरली, बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा। सड़क और यातायात को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। अगर वाइपर नहीं होगा तो जो हमारा ग्लास है, फ्रंट ग्लास है, उस पे धूल मिट्टी जमा हो जाएगी और हम साफ रोड को नहीं देख पाएंगे, ट्रैफिक को नहीं देख पाएंगे। तो उसको क्लियरली देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए वाइपर यूनिट का प्रयोग किया जाता है, शीशे को साफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए पर टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो का 436, वाई पावर विंडो आर प्रोवाइडेड विद लॉक आउट स्विच कंट्रोल्ड बाय द ड्राइवर। पावर विंडो में ड्राइवर द्वारा नियंत्रित लॉक आउट स्विच क्यों दिया जाता है। पहले समझ लेते हैं लॉक आउट स्विच होता क्या है। भाई आपने देखा होगा कि ड्राइवर के साइड में ऐसे यहाँ पर चार जो कंट्रोल करने के लिए, चारों विंडो कंट्रोल करने के लिए ऐसे लगे होते हैं स्विच, और साथ में एक होता है लॉक करने के लिए, इसको बोलते हैं लॉक आउट स्विच। अगर वो लॉक आउट स्विच को ऑन कर देता है, लॉक कर देता है, तो जो बाकी की तीन विंडो हैं ये नहीं खुलेंगी, ये नहीं खुलेंगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ये भाई उसकी सेफ्टी के लिए किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कार में हमारे साथ बच्चे हो सकते हैं, कोई पेट हो सकता है, पेट मतलब जो पालतू पशु होता है, कुछ लोग कुत्ता, बिल्ली, खरगोश इस तरह की चीजें पालते हैं, तो बच्चे खेल खेल में वो बटन प्रेस कर सकते हैं जिससे विंडो खुल जाएगी और वो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो लॉकआउट स्विच है वो क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिवेंट एक्सीडेंट। बस यही आंसर हो जाएगा भाई, दुर्घटना को रोकने में मदद करता है, दुर्घटना को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन चाहे मत देखो भाई, समझ में आ गया होगा लॉकआउट स्विच का उद्देश्य क्या है, तो आपको तुरंत पता लग गया ये क्या करता है, दुर्घटना को रोकने में मदद करता है, जिससे ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल रहता है कि बाकी खिड़कियां खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। अगर उसके साथ बच्चा या कोई पेट है तो इसमें और आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 437, व्हाट इज द कॉज ऑफ विंडो ग्लास इज नॉट लिफ्टिंग व्हाइल मोटर रनिंग प्रॉपर्ली। भाई मोटर ठीक से चल रही है लेकिन खिड़की का शीशा ऊपर नहीं उठ रहा है भाई, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन है ए है आपके पास ग्लास डोर चैनल अनसर्विसेबल, यानी कांच के दरवाजे के चैनल काम नहीं कर रहे। बी है मोटर इज डिफेक्टिव, मोटर खराब है, नहीं मोटर तो चल रही है तो वह खराब नहीं है। सी है विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर डिफेक्टिव, खिड़की का शीशा उठाने वाला रेगुलेटर खराब है। और डी है पावर विंडो स्विच डिफेक्टिव, पावर विंडो का स्विच खराब है। स्विच भी खराब नहीं है क्योंकि उसने कहा कि मोटर तो चल रही है, तो मोटर भी डिफेक्टिव नहीं है और चैनल भी अनसर्विसेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर, यानी कि जो विंडो रेगुलेटर है लिफ्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उसको यूज किया जाता है, जो उठाने में मदद करता है, वही रेगुलेटर क्या है, खराब है। इसलिए मोटर तो चल रही है लेकिन शीशा ऊपर नहीं उठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 438, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ इमोबिलाइजर एंटीना एरर। इमोबिलाइजर एंटीना त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है। जो इमोबिलाइजर एंटीना उसमें एरर है तो क्या कारण हो सकता है इन चार में से। पिछली वीडियो में बताया था इमोबिलाइजर क्या करता है, इंजन को स्टार्ट होने से रोकता है अगर उसमें कोई उस कार को चोरी करने या व्हीकल को चोरी करने की कोशिश करता है। अनऑथराइज्ड की का प्रयोग करता है, यानी कि किसी दूसरी की का प्रयोग करके उस व्हीकल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो उस केस में इमोबिलाइजर क्या करता है, कार को ऑन नहीं होने देता, इंजन को स्टार्ट नहीं होने देता। तो अब यहाँ पूछा गया इमोबिलाइजर के एंटीना में एरर है तो इनमें से क्या कारण हो सकता है। ईसीएम प्रॉब्लम, अनरजिस्टर्ड इग्निशन की, पुअर ट्रांसपोर्टर इन की, या ब्लोन फ्यूज, उड़ा हुआ फ्यूज। तो याद रखना अगर इमोबिलाइजर एंटीना में एरर है तो ईसीएम में प्रॉब्लम है, ईसीएम काम नहीं कर रहा। ईसीएम क्या होता है हमारा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। भाई ईसीएम में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एंटीना में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 439, विच लेबर एक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सीडेंट्स, डेथ एंड डिसेबिलिटी। कौन सा श्रम अधिनियम दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भाई कौन सा वो एक्ट है। ऑप्शन आपके पास है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज पीएफ एक्ट 1952, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1973 या मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। भाई अगर आप क्योंकि आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको किसी इंडस्ट्री में भी काम करना पड़ेगा, तो ये आपको इन सारे एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, पीएफ एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वर्कर कंपनसेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए और मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा गया है अगर लेबर एक्ट कौन सा है जिसमें इंफॉर्मेशन पता लगती है एक्सीडेंट से, डेथ से या डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग, तो वो है हमारा वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923। इसको एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट भी कहते हैं, या वर्कर्स भी हो सकता है, यहाँ पर एम्प्लॉयज भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कंपनसेशन एक्ट इसलिए बनाया गया है अगर किसी इंडस्ट्री में काम के दौरान किसी मजदूर की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाता है तो वो बाधित करता है एम्प्लॉयर को, कंपनी के मालिक को, कि उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे, पैसे दे, तो वर्कर को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 यानी कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 में। तो याद रखना सी इस पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440, विच एक्ट रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेज
टू सर्टेन क्लास ऑफ द पर्सन, कौन सा अधिनियम कुछ वर्ग के व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करता है। भाई ये पेमेंट बताता है, पेमेंट ऑफ वेजेज, कितने पेमेंट दी जाएंगी मजदूरी की, उसको रेगुलेट करता है, उससे कम नहीं दे सकते। ऑप्शन है आपके पास ए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, और डी है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। भाई जो पेमेंट ऑफ वेजेज है ये डिसाइड किया जाता है इसी एक्ट में, तो ये यहाँ पर एक ही है पेमेंट ऑफ वेजेज, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो पेमेंट ऑफ वेजेज, और यहाँ भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में ये जानकारी सारी दी गई है कि जो विशेष क्लास है, सर्टेन क्लास है, उसके पर्सन को कितनी पेमेंट दी जाएगी, कितनी मजदूरी दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 441, विच मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन लॉज फ्रेम्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई कौन सा मैनुअल राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा बनाए गए भारत में रोजगार कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भाई चाहे वो कानून स्टेट के द्वारा बनाए गए हो या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हो, उनके एक मैनुअल होती है, वो सारी जानकारी एक जगह एक मैनुअल में होती है, उस मैनुअल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है शॉप मैनुअल, लेबर गाइड, ओनर्स मैनुअल या रिपेयर मैनुअल। तो ये सारी जानकारी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कहाँ मिलती है, लेबर गाइड में मिलती है, यानी कि श्रम गाइड। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर गाइड को, इसमें सारे जितने भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कानून फ्रेम किए गए हैं राज्य या सेंटर के द्वारा, सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 442, विच टाइप ऑफ मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन कैपेसिटी। भाई किस प्रकार का मैनुअल इंजन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन की अक्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी इंजन से रिलेटेड सारी जानकारी कहाँ होती है। ऑप्शन वही है आपके पास, शॉप मैनुअल, लेबर गाइड, रिपेयर मैनुअल या ओनर्स मैनुअल। तो इंजन से रिलेटेड सारी चीजें होती है हमारी ओनर्स मैनुअल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। इसको यूजर्स मैनुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूजर्स मैनुअल। ये गाड़ी के साथ ही मिलती है आपको, ओनर्स मैनुअल कहें या यूजर्स मैनुअल। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, इंजन का नंबर क्या होगा, चेसी का नंबर क्या है, इंजन की कैपेसिटी क्या है, सारी इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको ओनर्स मैनुअल में मिल जाएंगे। डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 443, Which type of manual give detail about the sequence of operation of the vehicle। भाई किस प्रकार का मैनुअल वाहन के संचालन के अनुक्रम के बारे में विवरण देता है। अब आपने बताना है व्हीकल की जो ऑपरेशन है, सीक्वेंस ऑपरेशन होंगी, उसके रिलेटेड डिटेल कौन सी मैनुअल में होंगी। ऑप्शन आपके पास वही है, शॉप मैनुअल, ओनर मैनुअल, रिपेयर मैनुअल या लेबर गाइड। तो लेबर गाइड के बारे में पढ़ चुके हैं, ये आंसर नहीं होगा। ओनर्स मैनुअल के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं होगा। और शॉप का तो मतलब ही नहीं है, दुकान से हम बात कर ही नहीं रहे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक आंसर बचता है रिपेयर मैनुअल, मरम्मत मैनुअल। मरम्मत मैनुअल में दी होंगी डिटेल उसके ऑपरेशन के बारे में। तो ये हमारी मरम्मत या जो ओवरहोलिंग वगैरह करनी है उससे रिलेटेड सारी जानकारी रिपेयर मैनुअल में दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 444, विच टाइप ऑफ ECU कंट्रोल द पावर विंडो ऑफ द व्हीकल। किस प्रकार का EC यानी इंजन कंट्रोल यूनिट वाहन की पावर विंडो को नियंत्रित करती है। ऑप्शन आपके पास ECM, EBCM, BCM या VCM। ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा भाई, जो पावर विंडो को नियंत्रित करने वाला ECU है यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, इंजन कंट्रोल यूनिट। तो कौन सी इंजन कंट्रोल यूनिट होती है, वो होती है हमारी BCM यानी कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। क्या कंट्रोल करता है, हमारे पावर विंडो को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, C याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 445, विच टाइप ऑफ ECU, अब इसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, इंजन कंट्रोल यूनिट। आपने बताना विच टाइप ऑफ ECU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ECM एंड TCM इन द व्हीकल। वाहन में ECM और TCM का संयोजन, यानी कि जिसमें ECM और TCM को कंबाइन करके बनाया जाता है, उस ECU को क्या कहते हैं। ECM का मतलब है यहाँ पर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और TCM का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल। भाई T से ट्रांसमिशन कंट्रोल और E से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है, सीधा आप इसको याद रख सकते हो, PCM। उसको क्या कहते हैं, PCM। और PCM की फुल फॉर्म यहां मैंने लिख दी है, पावर ट्रेन कंट्रोल मैनुअल। ये क्या करता है, इंटीग्रेट बोथ इंजन एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल इन द सिंगल ECU, यानी कि ECM और TCM को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है हमारा PCM यानी कि पावर ट्रेन कंट्रोल मैनुअल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 446, What is the function of vehicle control module यानी कि VCM। VCM का कार्य क्या होता है।
ऑप्शन ए आपके पास कंट्रोल द एक्चुएटर ऑफ द इंजन, जी नहीं। कंट्रोल इंजन एंड व्हीकल परफॉर्मेंस, बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा। जो वीसीएम होता है, व्हीकल कंट्रोल मॉड्यूल होता है, उसका काम होता है इंजन को कंट्रोल करना और पूरे व्हीकल की परफॉर्मेंस को नियंत्रित करना, उसको सेंसर और एआई की मदद से बेस्ट करना, परफॉर्मेंस को अच्छा करना। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हैंडल ट्रांसमिशन, जी नहीं। कंट्रोल द एंटी क्लॉक ब्रेक सिस्टम, ये भी आंसर नहीं होगा। तो 446 में जो वीसीएम है, व्हीकल कंट्रोल मॉड्यूल है, उसका काम है कंट्रोल द इंजन एंड व्हीकल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 447, विच टाइप ऑफ ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल द एक्चुएटर ऑफ द इंजन। भाई जो इंजन के एक्चुएटर है, कौन सा ईसीयू कंट्रोल करता है? ऑप्शन आपके पास है वीसीएम, टीसीएम, ईसीएम या ईबीसीएम। वीसीएम आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो। टीसीएम आपका ट्रांसमिशन के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पूछा गया इंजन को, तो इंजन को जो कंट्रोल करता है वो ईसीएम होता है और इसकी फुल फॉर्म भी ऐसे ही बनती है भाई, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो इंजन के प्रत्येक एक्चुएटर को सेंसर की मदद से कंट्रोल करता है। तो वो क्या है, कौन सा मॉड्यूल है हमारा, ईसीएम। इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 448, व्हाट डज द थर्ड डिजिट कोड नंबर 9 इंडिकेट सिस्टम ट्रबल इन द स्कैन टूल लेटर कोड। भाई जो आप देखते हो आजकल एक स्कैन करते हैं गाड़ियों को, स्कैन टूल होता है, उसके कोड होते हैं लेटर के प्रत्येक। तो थर्ड डिजिट अगर 9 है तो उसका मतलब क्या होगा, वो संख्या अगर 9 है तो सिस्टम में कौन सी समस्या को वो इंगित करता बताता है। ऑप्शन आपके पास है इग्निशन सिस्टम, बी है इनपुट आउटपुट सिग्नल एंड कंट्रोल, सी है एमिशन सिस्टम या डी है कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर थर्ड डिजिट 9 है तो वो भाई आपके इनपुट आउटपुट सिग्नल एंड कंट्रोल में फॉल्ट बताता है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपने याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 449, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ द सिस्टम ट्रबल कोड 6। अब वही सेम क्वेश्चन है, अगर स्कैन टूल में जो थर्ड डिजिट है उसका ट्रबल कोड क्या है, 6 है, तो वो किस पार्ट में खराबी दर्शाता है, फॉल्ट दिखाता है, ये पूछा गया है। इग्निशन सिस्टम, एमिशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अगर 6 है आपको पता लग जाना चाहिए किसमें खराबी है, कंप्यूटर सिस्टम में खराबी है, फॉल्ट है। अगर 9 है तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर 9 डिजिट है तो इनपुट आउटपुट सिग्नल में या कंट्रोल में उसके ट्रबल है। अगर 6 आ जाए कोड तो कंप्यूटर सिस्टम में खराबी। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 450, व्हाट डज द फर्स्ट यूनिट आइडेंटिफाई इन द स्कैन टूल लेटर कोड। जो स्कैन टूल लेटर कोड है उसमें जो पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट लेटर है, वो क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या पहचानता है। ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरर यूनिक नंबर, बी है ट्रबल कोड रेफरेंस सिस्टम, सी है टाइप ऑफ एरर और डी है स्पेसिफिक फेलियर। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो दर्शाती है भाई टाइप ऑफ एरर, यानी कि उसमें किस प्रकार का एरर है। स्कैन टूल का जो पहला लेटर क्या बताता है, त्रुटि का प्रकार, किस प्रकार का एरर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। जो स्कैन टूल लेटर कोड है, अगर कहो तो मैं सारे कोड अलग से एक अलग वीडियो में करवा सकता हूं, अगर इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब है आज की वीडियो का और इस पूरी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 451, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द व्हीकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो VIR है वही व्हीकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, वाहन पंजीकरण इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बी है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैकिंग ऑफ द व्हीकल, वाहन की ट्रैकिंग के बारे में जानकारी देता है। सी है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल सेफ्टी, वाहन की सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। और डी है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम के बारे में जानकारी देता है। तो जो VIR होती है वो देती है हमारे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए, वाहन पंजीकरण इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो VIR होता है भाई उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, यानी कि उस व्हीकल का ओनर कौन है, कितने बार उसके ओनर चेंज हो चुके हैं, उस पूरी हिस्ट्री, कितनी बार उसके एक्सीडेंट वगैरह हुए, पूरी हिस्ट्री बताता है VIR। ये इसलिए होती है ताकि व्हीकल को बेचने में या खरीदते समय कोई फ्रॉड ना हो, तो ये पूरी हिस्ट्री बताता है, उसकी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। तो याद रखना VIR प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारी पूरी एक सीरीज की वीडियो। तो इस पूरी सीरीज में हम बता चुके हैं कि हम कितनी वीडियो की हैं, 30 वीडियो की हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे 451 है। इस पूरी सीरीज में बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद है कि उनकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हुई होगी, उनको अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो पूरी सीरीज की वीडियो देख ले। मैं गारंटी देता हूं कि CBT एग्जाम में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। पूरा निचोड़ है,
मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर के सिलेबस का ये, वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये इस पूरी सीरीज में लिए गए हैं। और अपने जो दूसरे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, या जो आपके टीचर ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो वहां भी इस पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हो। तो धन्यवाद उस प्रत्येक बच्चे का जो अभी तक हमारे साथ जुड़ा हुआ था, प्रत्येक वीडियो को देखता है, प्रत्येक वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करके बताता है वीडियो के बारे में। और अब आप कमेंट करके बताओ इन पूरे टॉपिक में से जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूं अच्छे से उस टॉपिक को समझाने के लिए। तो कमेंट करके बता देना जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।